हे गाइस, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ प्रिपरेशन आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। मैं आप लोगों के लिए ये एक वीडियो लेके आया हूँ जो आप लोगों की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं डॉक्टर प्रद्युम्न शर्मा और मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक पूरा देखें। आपकी शानदार कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बनेगी और अगर आपको ड्यूरिंग द सेशन कोई भी डाउट आए, कोई भी मन में क्वेरी आए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं आपको जरूर उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू वेरी मच। पहला क्वेश्चन आज का आपके सामने, और आप जुड़ गए हैं तो प्लीज सब लोग लाइक करते चलिए और जवाब देते चलिए। लाइक में कंजूसी मत कीजिए। आप लोग जितना ज्यादा सपोर्ट करेंगे उतना ही ज्यादा मैं एक्सप्लेनेशन और अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए ला पाऊंगा। पहला क्वेश्चन मॉड्यूल सी हम आज से एंट्री कर रहे हैं और मॉड्यूल सी में पहला क्वेश्चन आपके लिए है, बताइए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्राइमरी गोल क्या है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्राइमरी गोल बताइए। आप सब लोग सेशन को लाइक कर लें तो फिर मैं आपको इस क्वेश्चन का थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड भी बता देता हूं, लेकिन उसके पहले आप लोगों का सपोर्ट मुझे लाइक्स के थ्रू दिखना चाहिए। देन फिर हम उस एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। बताइए, जवाब देते चलिए और बताते चलिए। देखिए, बहुत बढ़िया सौरभ जी, बहुत बढ़िया। ऐसे ही बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करें, सही गलत की परवाह आपको नहीं करनी। वेरी गुड सचिन जी, प्रॉफिट बढ़ाना। देखिए, इसीलिए ये हर बार, चाहे आईआईबीएफ हो, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, जो भी एग्जाम करवाता है और सिलेबस में अगर फाइनेंस है तो फाइनेंस के ये जो क्वेश्चंस है ना, ये बड़े ही प्यारे होते हैं उनके, वो हर एग्जाम में पूछते हैं। देखिए, समझिए आप, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हमको प्राइमरी ऑब्जेक्टिव समझना है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो होता है वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, है ना। वेल्थ मैक्सिमाइज करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा। वेल्थ का मतलब आप समझिए, वेल्थ का मतलब होता है मार्केट वैल्यू। कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू को मैक्सिमाइज करना। अब मुझे अगर वेल्थ मैक्सिमाइज करनी है तो मुझे दो काम करने पड़ेंगे। मुझे कॉस्ट को मिनिमाइज करना पड़ेगा और मुझे प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमाइज। सो मिनिमम कॉस्ट और मैक्सिमम प्रॉफिट। और जब मैं ये करूंगा तो मुझे रिस्क भी कैसी रखनी है। अगर मैं ये तीनों काम कर लेने में सक्सेसफुल होता हूं तो मेरी वेल्थ क्या हो जाएगी, मैक्सिमाइज। सो वैसे तो ये चारों ही आंसर सही हैं। रिस्क मिनिमम करना भी ऑब्जेक्टिव है, वेल्थ मैक्सिमाइज करना भी ऑब्जेक्टिव है, रिटर्न या प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना भी ऑब्जेक्टिव है और प्रॉफिट को बढ़ाना भी ऑब्जेक्टिव है। लेकिन इन सभी में सबसे इंक्लूसिव वर्ड जो है, सबसे, क्योंकि आपको चार ऑप्शन में से चुनना एक है, तो ये जो वेल्थ है ना, इसमें ये बाकी के तीनों शामिल हैं। ये याद रखिए। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए ये काफी है। बी इसका करेक्ट आंसर होगा और इसको बहुत अच्छे से प्लीज याद जरूर कीजिएगा। मैं आपको वेल्थ और प्रॉफिट का डिफरेंस भी बता देता हूं, ये बहुत जरूरी है। और आपको ये अच्छा लग रहा हो एक्सप्लेनेशन तो लाइक एक बार सब लोग कर लो, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं। देखो, फाइनेंस में है ना, ये झगड़ा हमेशा चलता है कि प्रॉफिट, देखो मैं आज आपको प्रॉफिट की एक ऐसी शक्ल दिखाने वाला हूं जो शायद ही आपने पहले कभी इस नजरिए से प्रॉफिट के बारे में सोचा होगा। अगर मैं आपसे पूछूं, आप भी बैंकर है और फाइनेंस और पैसे को बहुत नजदीक से आपने देखा है, बिजनेसमैन को बहुत नजदीक से देखा है, तो प्रॉफिट मतलब अगर आपसे पूछे कि प्रॉफिट को हमको बढ़ाना है तो मेरा अगला सवाल होगा कौन सा प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था हमने
तो मैंने ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया। मुझे इसे बढ़ाना है या मुझे नेट प्रॉफिट बढ़ाना है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मिला, या फिर मुझे जो रेसिडियल प्रॉफिट है जो कि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में डिविडेंड सब बांटने के बाद जो बच जाता है वो प्रॉफिट बढ़ाना है, या एक और प्रॉफिट हमने अलग अलग जगहों पर पढ़ा है ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या फिर मुझे प्रॉफिट बिफोर टैक्स को बढ़ाना है या फिर मुझे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को बढ़ाना है। मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाले प्रॉफिट को बढ़ाना है या मुझे मेरे बिजनेस की नेट ऑपरेटिंग इनकम वाले प्रॉफिट को बनाना है। तो प्रॉफिट जो है ना, फाइनेंस में प्रॉफिट के इतने नाम हैं जितने भगवान कृष्ण के नाम हैं। सो प्रॉफिट को फाइनेंस में वेग टर्म कहा गया है। मतलब अनडिफाइंड, बहुत ही अनस्टेबल सा इसके बारे में कहा गया है कि प्रॉफिट डिफाइंड नहीं है। प्रॉफिट और वेल्थ में क्या अंतर है? आसान भाषा में देखें तो वेल्थ का एक रिप्रेजेंटेटिव है, वो क्या है? आपके कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू दो चीजों से ही मिलके बनती है, एक तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, तो आपका जो प्रॉफिट है वो कवर हो गया, और दूसरा कवर होता है इसमें आपकी गुडविल। इन दो चीजों से मिलके बनती है आपकी क्या? प्रॉफिटेबिलिटी या मार्केट वैल्यू या वेल्थ। इसीलिए वेल्थ जो है वो बड़ा शब्द है, इसमें प्रॉफिट शामिल है, इंक्लूसिव है। सो बिजनेस में गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसीलिए वेल्थ जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। अगर सिर्फ प्रॉफिट फाइनेंस का ऑब्जेक्टिव होता तो आज की डेट पे जितने भी स्टार्टअप चल रहे हैं, काफी स्टार्टअप्स उसमें लॉस में चल रहे हैं। तो फिर लॉस में तो कोई बिजनेस क्यों चलाता है? ताकि वो अपनी ब्रांड वैल्यू बना पाए। एक बार ब्रांड वैल्यू बन गई तो फिर आप बहुत अच्छे से प्रॉफिट उसमें कमा सकते हो। अच्छा लगा हो आपको ये एक्सप्लेनेशन तो मुझे चैट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और प्लीज सेशन को लाइक कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप, कैपिटल बजट। और जवाब देने के पहले एक बार चैट सेक्शन को मिनिमाइज करके लाइक कर लीजिए। तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। बताइए कैपिटल बजट का एसोसिएशन किसके साथ करोगे आप? सो कैपिटल बजट को हम जोड़ेंगे लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म दोनों तरीके की एसेट से, फिक्स एसेट से, सिर्फ लॉन्ग टर्म एसेट से, या शॉर्ट टर्म एसेट से। क्या लगता है आपको? बताइए। देखिए मैं हर सेशन में कहता हूं आपसे, आप लोग इन सेशंस को लाइव देखें या रिकॉर्डेड देखें, आप लोगों को जवाब जरूर देने चाहिए, सही गलत की परवाह किए बिना। आप जितना पार्टिसिपेशन करेंगे उतना बेहतर आपकी प्रिपरेशन होगी। यकीन मानिए, ये मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। बहुत बढ़िया संजय जी, शरद जी, सचिन जी, बहुत बढ़िया। कोशिश आप लोगों की बहुत बढ़िया है, लेकिन आंसर हमारा क्या होगा? सी। कैपिटल वर्ड का मतलब ही क्या है? ऐसी चीज में पैसा लगाना जो आपके बिजनेस को लंबे समय तक कमा के देगी। सो अगर ऑप्शन में लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म एसेट ही आंसर होगा। फिक्स एसेट जो है, इसके साथ इसे कंफ्यूज मत कीजिएगा। फिक्स एसेट में सिर्फ टेंजिबल एसेट आती हैं, जबकि लॉन्ग टर्म एसेट में टेंजिबल प्लस इंटेंजिबल दोनों शामिल हो जाती हैं। इसीलिए आंसर क्या होगा हमारा? सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए आसान क्वेश्चन था, लेकिन फिक्स एसेट और लॉन्ग टर्म एसेट आपको उलझा के रख सकती है और एग्जाम में आप गलती कर सकते थे। सो लॉन्ग टर्म का और फिक्स एसेट का डिफरेंस आपको जरूर याद रखना है। उम्मीद करता हूं क्लियर है, और लाइक आप सबने कर लिया है जितने भी लोग जुड़े हुए हैं। एक्सप्लेनेशंस अच्छे लग रहे हो तो रेस्पॉन्स देते चलिए चैट सेक्शन में, ताकि मेरी एनर्जी बनी रहे। सीएपीएम
कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का एक फॉर्मूला है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी को डिनोट करते हैं हम केई से, और बिजनेस वर्ड में केई को एक नाम दिया गया है और वो है एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर। अगर मैं आपकी कंपनी में पैसा लगाऊं तो मेरी आपसे क्या उम्मीद है उसको मैं केई बोलूंगा, और उसे कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला हमने दिया RF प्लस RM माइनस RF मल्टीप्लाई बाय बीटा। फुल फॉर्म क्या है? बहुत बढ़िया राकेश जी, एक्सीलेंट सचिन जी, बहुत बढ़िया। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, फॉर्मूला जरूर याद रखना। RF है रिस्क फ्री रेट, फॉर एग्जाम्पल 7% है। बाजार कितना कमा के देता है? 18%। इसमें से रिस्क फ्री को माइनस कर दिया। बीटा क्या है? रिस्क इंडेक्स को बीटा बोलते हैं। एक से ज्यादा अगर बीटा होगा तो रिस्क ज्यादा है, बीटा एक से कम होगा तो रिस्क कम है। सॉल्व करके देखिए आप इसको। सो $15.4% आपका क्या आ गया? एज अ कंपनी आपको 15.4% कमा के देना पड़ेगा। याद रखना, RF क्या बताया मैंने? ऐसी कमाई जिसमें कोई रिस्क नहीं है, रिस्क फ्री रेट। RM क्या बताया? अगर आप मेरी कंपनी में पैसा नहीं लगाते और बाजार में पैसा लगाते तो क्या कमाते? तो ये क्या है? रिटर्न इन मार्केट। और बीटा क्या है? बीटा को कहा जाता है रिस्क इंडेक्स। याद रखिएगा, बीटा की 3 कैटेगरी हैं। अगर बीटा ग्रेटर देन 1 है मतलब कंपनी में रिस्क कैसी है? ज्यादा है। अगर बीटा इक्वल टू 1 है तो कंपनी की रिस्क और बाजार की रिस्क बराबर है। और अगर बीटा लेस देन 1 है तो उस केस में रिस्क जो है वो कम है। कंपनी में बाजार के मुकाबले में अच्छी कंपनी है, लेकिन फाइनेंस में बहुत सिंपल सा फंडा चलता है, रिस्क ज्यादा। अभी चल रहा है ना एक वो पिक्चर में डायलॉग है, रिस्क है तो इश्क है। फाइनेंस कहता है रिस्क है तो पैसा है, मोर रिस्क मोर रिटर्न। तो कभी नुकसान होने के चांसेस भी ज्यादा हैं। तो यहां पे भी फाइनेंस वाले लोगों का इश्क तो पैसा ही है। तो समझो आप कि अगर रिस्क है तो इश्क है, वही वाला मामला है। रिस्क है तो पैसा है, रिटर्न आपको ज्यादा मिलेगा। अगले पे चले उसके पहले एक बार आप लोग सब प्लीज चैट सेक्शन को मिनिमाइज कर लें और लाइक प्लीज कर लें सेशन को। अभी भी कई साथी हैं जो लाइक नहीं कर पा रहे हैं। कोई नाराजगी है मुझसे तो प्लीज बताएं, कोई चीज और इंप्रूव करवाना चाहते हो तो बताएं। व्हाट डज फाइनेंशियल लेवरेज मेजर? अब आप एक बार लाइक कर लेंगे तब मैं आपको ये लेवरेज वाला कंसेप्ट समझाता हूं। फाइनेंशियल लेवरेज का क्या मतलब है या वो क्या मेजर करता है? बताइए, फाइनेंशियल लेवरेज जो है वो क्या मेजर करता है? फाइनेंशियल लेवरेज क्या मेजर करता है? तो फाइनेंशियल लेवरेज जो है साहब वो ईपीएस का रिलेशन मेजर करता है। किसके साथ? ईबीआईटी के साथ। तो ईपीएस और ईबीआईटी के बीच की रिलेशन की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? लेवरेज। एक पूरा सेशन लेंगे हम लोग लेवरेज के बारे में, वहां हम फॉर्मूलों की बात भी करेंगे, न्यूमेरिकल भी करेंगे, कंसेप्ट को भी डिटेल में समझेंगे। तो इसीलिए यहां में ज्यादा टाइम इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहा। द गोल ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन किन किन बातों को अपने कंसिडरेशन में लेता है? भाई मेरे को अगर मेरी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ाना है, गुडविल बढ़ानी है, तो मैं किन किन बातों पे ध्यान लगाऊंगा? बताइए क्या क्या चीजें हैं जिस पे हमें ध्यान लगाना होगा। पहली बात तो हमें ध्यान लगाना होगा कि हमें क्या रिटर्न मिलने वाला है और कब मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है और कब मिलने वाला है।
रिस्क रिलेटेड टू अनसर्टेनिटी, तो देखो मेरे को क्या क्या कंसीडर करना है, एक तो टाइम, एक कंसीडर करना है रिटर्न, और एक कंसीडर करना है रिस्क। तो तीनों ही कंसीडर करने हैं, इसीलिए आंसर क्या होगा, डी, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट रेड्डी साहब। सचिन जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आप, इन्वेस्टमेंट डिसीजन शुड एम एट इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स ओनली when they are expected to earn a return greater than a minimum acceptable return, it is called। आसान भाषा में मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं। ये कह रहा है कि किसी भी बिजनेसमैन को एसेट में पैसा डालने के बारे में तभी सोचना चाहिए जब उस इन्वेस्टमेंट से जो आप इनकम कमाने वाले हो वो मार्केट में मिनिमम पब्लिक की एक्सेप्टेबल रेट से कम होना चाहिए, सॉरी ज्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन। तो लोगों की उम्मीद है, मान लीजिए मार्केट में, कि आप उनको 14% कमा के देंगे। सो जब तक आप 15% या 14.1% ना कमाते हो तब तक आपको ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा नहीं डालना चाहिए। तो ये जो 14% जिसे हमने मिनिमम एक्सेप्टेबल रेट कहा, इसका क्या नाम है, इसको हम क्या नाम दे सकते हैं? क्या हम इसे हर्डल रेट बोल सकते हैं, ग्रोथ रेट बोल सकते हैं, इंटरेस्ट रेट बोल सकते हैं, या आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बोल सकते हैं? बहुत बढ़िया निनाद साहब, सचिन जी बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करते रहें, जवाब देते रहें, लाइक चिपकाते रहें, ताकि मेरा भी एक मोटिवेशन बना रहे। देखिए बहुत बढ़िया सौरभ जी, बहुत बढ़िया। देखिए यही फायदा है इन सेशंस में आने का, यही फायदा है, और जवाब देने का भी यही फायदा है। एग्जाम में गलती नहीं करेंगे हम, उसे हम हर्डल रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? हर्डल रेट बोलते हैं। हर्डल रेट को हम कट ऑफ रेट भी बोलते हैं। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न तो वो होता है जहां पे आपकी इनफ्लो की वैल्यू आपकी आउटफ्लो की वैल्यू के बराबर हो जाए। ये मिनिमम रेट नहीं है। मिनिमम रेट हम किसे बोलेंगे शरद जी? मिनिमम रेट हम बोलेंगे हर्डल रेट को, इसे कट ऑफ रेट भी बोलते हैं। याद रखिएगा, मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो होता है उसे हर्डल रेट कहा जाता है फाइनेंस में, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न नहीं कहा जाता। हां, आप इसे डिस्काउंटिंग रेट बोल सकते हो, डिस्काउंटिंग रेट, कट ऑफ रेट, हर्डल रेट, ये आप नाम इसे दे सकते हो। बताइए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, एग्जाम में आ जाएगा तो ज्यादातर लोग इसको गलत करके आ सकते हैं। लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी में क्या रिलेशन है? तो देखो, आप सिर्फ आंसर मत पकड़ते चलना, एक्सप्लेनेशन भी समझना कि मैं इसको किस तरीके से आपको समझाता हूं। हर क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेनेशन पे फोकस करना है। जो एक्सप्लेनेशन में आपको दिक्कत आए मुझे चैट सेक्शन में आप बताइए, बट लाइक जरूर सब लोग करते रहिए। सो लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, फिल इन द ब्लैंक्स, कौन से गोल हैं फाइनेंशियल मैनेजर के? तो आप एक थंब रूल याद रखना, किसी भी बिजनेस में लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? कैश अवेलेबल। तो एक नॉर्मल इंसान क्या सोचता है कि अगर कैश ज्यादा है तो प्रॉफिट ज्यादा है, यस और नो? कैश ज्यादा है तो प्रॉफिट ज्यादा है, लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं चलता। अगर आपने कैश रख रखा है, आपके पास कैश जेब में रखा है, पॉकेट में रखा है, मतलब आप इन्वेस्ट नहीं कर पाए सही जगह, आइडल कैश पड़ा है आपके पास, अननेसेसरी कैश रखा हुआ है, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी चली जाएगी डाउन, क्योंकि जो भी कैश आपके पास रखा होगा उस पर इंटरेस्ट आपको देना पड़ रहा होगा। लेकिन अगर आपकी लिक्विडिटी कम है, इसका मतलब आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है? ज्यादा है, क्योंकि आप एक्स्ट्रा अननेसेसरी कैश रखते ही नहीं है। जो भी पैसा होता है बिजनेस में लगा देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, तो बढ़िया कमाते हैं। ठीक है, सो रेड्डी साहब, सौरभ जी, एंड यस, इट्स अ गुड नेम, एडिक्टिव थॉट्स। सो आपकी कोशिश सब लोगों की बढ़िया है, लेकिन ये कॉम्पीट करते हैं एक दूसरे के साथ।
लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी हमेशा एक दूसरे से क्या करती हैं, लड़ती हैं। आई होप लॉजिक से आप इसे याद रखेंगे तो एग्जाम में बहुत इजीली इसका क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेंगे। लिक्विडिटी अगर ज्यादा है तो प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। क्यों? क्योंकि आपका पैसा आइडल रखा हुआ है। पैसा जब आइडल रखा हुआ है, अननेसेसरीली रखा हुआ है, तो उस पर आपको ब्याज देना पड़ रहा है, जबकि वो कमा के नहीं दे रहा पैसा। लेकिन अगर आपके पास पैसा हमेशा रिक्वायर्ड लिमिट में होता है तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी। आई होप दिस इज क्लियर। अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब किस चीज का मैक्सिमाइजेशन है। अगर मैं किसी एक प्रोजेक्ट में, किसी एक कोर्स ऑफ एक्शन में पैसा लगाऊं तो मेरे लिए वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या है? क्या प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, ग्रोथ मैक्सिमाइज करना, नेट प्रेजेंट वैल्यू मैक्सिमाइज करना, या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को मैक्सिमाइज करना? इनमें से किसे मैं मैक्सिमाइज करने की कोशिश करूंगा? बताइए, क्या लगता है आप लोगों को? देखिए, समझिए, आप कोशिश कीजिए इसको समझने की। मैंने आपको शुरू में ही बताया वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, लेकिन जब मैं किसी एक सिंगल प्रोजेक्ट की बात करता हूं, अ कोर्स ऑफ एक्शन, एक अकेले डिसीजन की बात करता हूं, मुझे अगर एक शेयर खरीदना है, मैं वो शेयर कब खरीदूंगा? जब मुझे पता है कि मैं लगाऊंगा 2000 और मिलेंगे मुझे 2500। तो 500 रुपए क्या है? मेरी नेट प्रेजेंट वैल्यू है। सो फाइनेंस में वेल्थ मैक्सिमाइजेशन तब होती है जब आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू मैक्सिमाइज होती है। तो रेड्डी साहब कोशिश बढ़िया है। सौरभ जी, सचिन जी एंड तरुण जी, बहुत बढ़िया, शानदार आंसर है, मजा आ गया। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवाइजेबल फाइनेंशियल स्ट्रेटजी? बढ़िया क्वेश्चन है, दिखने में बड़ा दिखता है लेकिन आसान क्वेश्चन है बहुत। इनमें से क्या एक एडवाइजेबल फाइनेंशियल स्ट्रेटजी नहीं होगी फॉर अ फाइनेंस मैनेजर जब इंटरेस्ट रेट्स कम है, मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स कम है, सस्ता लोन मिल रहा है? तो इनमें से क्या आप एडवाइज नहीं करेंगे? बोरो मनी एट अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, सस्ती रेट है, ये तो एडवाइज करेंगे हम, बिल्कुल। सस्ता लोन मिल रहा है तो ले लो, तो साहब ये तो एडवाइजेबल है। बोरो लॉन्ग टर्म फंड, तो लंबे समय के लिए लोन लो, सस्ता मिल रहा है, ये भी एडवाइजेबल है। न्यू प्रोजेक्ट शुड बी सस्पेंडेड टेम्परेरीली टिल द इंटरेस्ट रेट ऑफ द इकोनॉमी इंक्रीजेस। ऐसा तो कोई बेवकूफी करेगा कि लोन सस्ता मिल रहा है और आप अपने प्रोजेक्ट्स को पोस्टपोन कर रहे हो। कोई क्यों ही पोस्टपोन करेगा? आंसर क्या हो गया? सी हमारा आंसर हो गया। मैं क्यों पोस्टपोन करूंगा? मैं तो आज इसे कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे पैसा सस्ता मिलेगा तो मैं कमाऊंगा ज्यादा, मेरी इनकम ज्यादा हो जाएगी। बिल्कुल, आकांक्षा एंड अनन्या, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है आपका रेड्डी साहब। सचिन जी, सौरभ जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सो अगला बताइए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 2 और मोर फर्म्स कैन बी मेड फॉर ड्रॉइंग इंटरफेरेंस इन द टर्म्स ऑफ। जब मैं फर्म ए और फर्म बी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक दूसरे के सामने बना दूं तो क्या बोलेंगे? एक दूसरे के सामने बनेंगे तो कैसे बनेंगे? इन रेफरेंस टू बनाऊं, अगर मैं कंपेयर करके बनाऊं तो हम क्या बोलेंगे इसे? देखो, बहुत मजेदार है, बी और सी बिल्कुल सही आंसर दिखते हैं, लेकिन उसने यहां पूछा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं, उसने कोई एनालिसिस के बारे में नहीं बोला। तो जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक दूसरे के सामने बनाते हैं, इसे हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का नाम दिया जाता है। क्या नाम देंगे हम इसे? सॉरी, दो अलग अलग फर्म है ए और बी, तो हम इसे क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल एनालिसिस बोलेंगे। देयर आर 2 डिफरेंट फर्म्स, तो दोनों फर्म अगर अलग अलग हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल एनालिसिस का नाम हम उसे देंगे। उम्मीद करता हूं क्लियर है आपको। मैं आपको ये तीनों समझाऊंगा अलग से, वी विल हैव अ सेशन रिलेटेड टू दैट। क्या होता है हॉरिजॉन्टल, क्या होता है कंपैरेटिव और क्या होता है इंटरफर्म। यहां पे मैं 2 या 2 से ज्यादा फर्म, तो दोनों फर्म
एक दूसरे से अलग है, इनके कंपैरिजन को एक्सटर्नल एनालिसिस की कैटेगरी में डाला जाएगा। इबिट्टा का फुल फॉर्म क्या है? बहुत जगह पे आपने, आजकल स्टार्टअप की दुनिया है तो बहुत जगहों पे आपने इबिट्टा वर्ड सुना होगा। इसका फुल फॉर्म क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दीजिए, लाइक करते चलिए, जवाब देते चलिए। दो ही काम हमारे सेशन में, आप लोगों के बस दो ही काम, आंसर और इसके अलावा सेशन को लाइक कर लीजिए बस। देखिए इबिट्टा का क्या फुल फॉर्म है। बहुत बढ़िया विक्रम जी, बहुत बढ़िया कोशिश आपने की। इबिट्टा का फुल फॉर्म है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। सो जो डी है, दैट डी स्टैंड्स फॉर डेप्रिसिएशन। बहुत बढ़िया रेड्डी साहब, बिल्कुल करेक्ट जवाब है आपका। इट्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। बताइए सेकंड क्वेश्चन है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जब आप एनालिसिस करते हैं, सो द फिगर्स ऑफ अ सीरीज ऑफ अ ईयर आर कलेक्टेड। बहुत सारे सालों का डेटा कलेक्ट किया जाता है एंड द फर्स्ट ईयर फिगर आर टेकन एज द बेस ईयर। उसमें पहले साल के डेटा को बेस मान लिया जाता है, मतलब उसके बेसिस पर बाकी सारे ईयर्स के परफॉर्मेंस का कंपैरिजन किया जाएगा। Afterwards, the item in the base year are taken as 100 and the base on this base, the corresponding figures of the financial statement in other years are concluded. तो ऐसे एनालिसिस को हम क्या बोलेंगे, जिसमें आपने मान लीजिए 2011 के डेटा को तो क्या बना लिया बेस ईयर, और इसके डेटा को तो मान लिया 100। फिर आपने 12, 13, 14, 15 इन सालों के जो डेटा है इस 100 के बेसिस पे, एक्चुअली में यहां पे आपकी सेल थी 20,000 यूनिट्स, यहां थी आपकी 24,000 यूनिट्स। सो 20 से 24,000 20% का इंक्रीज है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 120। यहां पे आपकी सेल थी 30,000 यूनिट्स। सो 30,000 यूनिट्स जो आपकी सेल है, इस 30,000 यूनिट्स की सेल को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 150। इस तरीके से जब हम डेटा को कन्वर्ट करते हैं तो इस एनालिसिस को क्या कहते हैं? हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं? हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? ट्रेंड एनालिसिस के नाम से इसे जाना जाता है। कोशिश आप सब लोगों की बढ़िया है, विक्रम जी, रेड्डी साहब दोनों की, बट इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रेंड एनालिसिस बोलते हैं। और स्टैटिस्टिक्स में आप लोगों ने पढ़ा, आप लोग पढ़ेंगे CIB में, इसे इंडेक्स नंबर भी कहा जाता है। तो ऑप्शन में क्योंकि हमारे पास इंडेक्स नंबर था नहीं, तो इसीलिए हमने यहाँ पे ट्रेंड एनालिसिस को जो है करेक्ट आंसर माना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा आपको इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। इस तरीके ये एक डीप लेवल का क्वेश्चन है, ये हाईएस्ट लेवल जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसके लिए बहुत डीप डाइव हमको करना पड़ता है। सो आई होप इजी एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर है। एग्जाम में अब कभी आ जाएगा तो आप ट्रेंड एनालिसिस में गलती नहीं करोगे। बाकी कैश फ्लो तो हम पढ़ते ही हैं, रेशो भी हमारे चैप्टर में है। डायनामिक रेशो उसे बोलते हैं जो ऑलवेज चेंजिंग, जो हर बार बदलता रहता है, उसे बोलते हैं डायनामिक रेशो। सो अगर अच्छा लगा है तो लाइक बाकी लोग भी कर लीजिए, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है प्लीज सेशन को आप जल्दी से लाइक कर लीजिए और तीसरे क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस फटाफट से आपका जवाब आ जाना चाहिए। सेशन को लाइक कर लीजिए और जवाब दे दीजिए। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको क्वेश्चन की भाषा समझनी है। गुड इवनिंग गगनदीप जी, सभी को गुड इवनिंग। बताइए, जवाब आने दीजिए। एक इन्वेस्टमेंट है जो पहले साल में आपको 12% कमा के देता है, सेकेंड ईयर में 7%, 10% देता है तीसरे साल में। तो एनुअलाइज रिटर्न 3 साल का क्या होगा? 3 साल के रिटर्न को अगर मैं एनुअलाइज में कन्वर्ट करूंगा तो वो रिटर्न क्या होगा? देखिए, अगर इस क्वेश्चन में कहीं भी ये लिखा होता कि कंपाउंडिंग मिल रहा है,
इंटरेस्ट जो है वो आपको कंपाउंडेड मिल रहा है, तो हम इसे अलग तरीके से सॉल्व करते, बट ये ऐसा नहीं लिखा हुआ, तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। 12% प्लस 7% प्लस 10% डिवाइडेड बाई 3 करके देखो कितना आता है। आई थिंक 9.67% इसका आंसर आपका आएगा। तो सी जो है हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ने हमको नहीं बोला देख कि ये इंटरेस्ट कंपाउंडेड है। क्वेश्चन कंपाउंडिंग के लिए बोलता तो फिर हम अलग तरीके से इसको कैलकुलेट करते। 9.67% डी कैसे आएगा रेड्डी साहब, गलती तो नहीं कर रहे हम? 12 प्लस 7 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 3, 9.66 आ रहा है, 67 आ गया बिल्कुल। सो 9.67% इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। एक अमाउंट हमने डिपॉजिट करवाया है, देयर इज सम इलेक्ट्रिसिटी इशू, सो यू माइट बी फीलिंग सम blinkings on my face. It is quite possible some electricity issue is there today. So a sum deposited at a bank fetches rupees 16,000. आपने बैंक में एक अमाउंट डिपॉजिट कराया था, उससे आपको कितना मिल रहा है? 16,000 रुपए मिल रहा है। 4 साल के बाद एट अ 15% सिंपल इंटरेस्ट रेट। सो 15% के सिंपल इंटरेस्ट से आपने कुछ पैसा जमा कराया था, जो 4 साल के बाद कितना बन के निकला है बाहर? 16,000। तो बताओ जमा कितना करवाया था? बहुत इजी क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। इसका जवाब दीजिए फटाफट, पर अभी भी लाइक करने में कंजूसी चल रही है। इसका जवाब दीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, जवाब बताइए फटाफट से, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक्स अमाउंट आपने जमा कराया था, पंद्रह % के रेट पर 4 साल के लिए, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है ना, और ये बन के निकला है कितना? 16,000। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1.6x इज इक्वल्स टू 16,000, x इज इक्वल्स टू 16,000 डिवाइडेड बाय 1.6, आंसर आपका कितना आ जाएगा? 10,000। बहुत बढ़िया रेड्डी साहब, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इजी क्वेश्चन है। 10,000 हमारा आंसर इसके अंदर आएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन, ये कैलकुलेशन भी बता रखी है, वैसे मैंने कर दी ऑलरेडी। बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगेन वेरी हाई करंट रेशो। करंट रेशो ज्यादा है। करंट रेशो कैसे निकालते हैं अपन? करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी से। अब ये बहुत ज्यादा है, करंट वेरी हाई करंट रेशो क्यों हो सकता है? या तो आपकी करंट एसेट बहुत ज्यादा हो, या आपकी करंट लाइबिलिटीज बहुत कम हो। यही मेन रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आपका करंट रेशो बहुत हाई होगा। तो अब बताइए इन चारों ऑप्शन को देखते हुए कि क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए। पाइलिंग अप इन्वेंट्री, तो आपको समझना है कि इन्वेंट्री करंट एसेट में आती है, करंट लाइबिलिटी में आती है। पाइलिंग अप का मतलब बहुत ज्यादा हो जाना। इन्वेंट्री किस में आता है? करंट एसेट में। हम डेटर्स कलेक्ट नहीं कर पा रहे, इन एफिशिएंसी इन कलेक्शन ऑफ डेटर्स। अगर हम डेटर्स कलेक्ट नहीं कर पा रहे, डेटर्स किस में आते हैं? करंट एसेट में। इसकी वजह से भी करंट एसेट बढ़ जाएगी, इसकी वजह से भी करंट एसेट बढ़ जाएगी। हमारा कैश में बहुत ज्यादा बैलेंस रखा हुआ है, तो कैश में बहुत ज्यादा बैलेंस का मतलब भी क्या होता है? करंट एसेट। बैंक में भी बहुत पैसा रखा हुआ है, बैंक का बैलेंस भी किस में आता है? करंट एसेट के अंदर आता है। सो हमने प्रॉपर जगह इन्वेस्ट नहीं कर रखा, अननेसेसरीली कैश ब्लॉक कर रखा है। तो ऑल ऑफ दी अबव जो है हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बताइए, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन क्लियर है। वेरी हाई करंट रेशियो, करंट रेशियो बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन पिछले वाले जैसा ही है, लेकिन अब ऑप्शंस बदल गए। वेरी हाई करंट रेशियो विल, क्या होगा उसका इम्पैक्ट? प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा, प्रॉफिटेबिलिटी पे नेगेटिव इंपैक्ट होगा, या नन ऑफ दी अबव? बताइए क्या इंपैक्ट होगा हाई करंट रेशियो का? वही वाला तरीका है, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी।
या तो करंट एसेट बहुत ज्यादा है। तो देखो वेरी हाई तो कुछ भी हो, चाहे कोई सा भी रेशो अगर वेरी हाई की तरफ है और अगर वो रेशो प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड नहीं है तो उसका हमेशा नेगेटिव इंपैक्ट होगा। तो इसका एडवर्स इंपैक्ट होगा। इसका मतलब क्या है कि आपका पैसा ब्लॉक्ड है। इसका मतलब क्या है, मनी ब्लॉक्ड है इन करंट एसेट। आपका पैसा करंट एसेट में ब्लॉक्ड है, ना चाहते हुए भी आपने जबरदस्ती इन्वेंट्री इकट्ठी कर रखी है, जबरदस्ती लोगों को पैसा बांट रहे हो आप ऐसे ऐसे करके कि ले जाओ, खूब पैसा रखा है। सो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी पे नेगेटिव इंपैक्ट आना ही आना है। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। हाई रेशियो ऑफ टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। अब देखो किसकी बात कर रहे हैं हम, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो की। बताइए इसका जवाब आपको देना है। इसका जवाब जब आप लोग देंगे तो आपको इस बात की भी क्लैरिटी मिलेगी। आपको पहले सोचना पड़ेगा एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है। अगर आपने ये सोच लिया कि एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है तो इसका आंसर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बताइए जल्दी बताइए। कोशिश कीजिए, कोशिश करते रहिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। एसेट टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर रेशियो का जब भी नाम आए समझ जानिएगा कि न्यूमरेटर में हमेशा क्या आएगा, सेल्स, और जिसके साथ उसका रिलेशन, टर्नओवर का मतलब क्या है, सेल्स। टर्नओवर का रेशियो निकालना है तो हमेशा टर्नओवर के रेशियो में हमेशा नेट सेल्स कैसी होगी, आपकी न्यूमरेटर में जाएगी, और जिसके साथ में टर्नओवर निकाल रहे हो एसेट, वो किधर जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो आपकी डिनोमिनेटर क्या बन जाएगी, आपकी डिनोमिनेटर बन जाएगी एवरेज एसेट्स या सिर्फ एसेट्स। सो अब ये कह रहे हैं कि आपका जो सेल्स और एसेट का रेशियो है वो मान लेते हैं कि 50 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 करोड़ 5 टाइम्स है। समझाने के लिए कैसा है ये, 5 टाइम्स होना चाहिए था। आपकी कंपनी की जो सेल्स है वो है 50 करोड़ की और इसके लिए एसेट में पैसा आपने डाला हुआ है 10 करोड़, तो आपका टर्नओवर रेशियो 5 गुना 5 टाइम्स होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन 5 टाइम्स की जगह मार्केट में आपका जो टर्नओवर रेशियो है वो कितना चल रहा है, 8 टाइम्स आपका टर्नओवर रेशियो चल रहा है। कितना चल रहा है, 8 टाइम्स चल रहा है। 8 टाइम्स टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या है, आप ओवरसोल्ड हैं। मतलब कभी ना कभी भविष्य में आपकी मार्केट प्राइस गिरेगी, यू विल गो डाउन, क्योंकि आप मार्केट में अपनी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा परफॉर्म कर रहे हो। आपका शेयर का प्राइस बाजार में बहुत ज्यादा चल रहा है, तो ओवर ट्रेडिंग हो रही है। आंसर क्या हो जाएगा, ओवर ट्रेडिंग, क्योंकि जब आपका टर्नओवर रेशियो हायर साइड पे है तो आप ओवर ट्रेड की कैटेगरी में चले जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कई बार बताया है अलग अलग मौकों पे कि जब भी प्रॉफिट कैश प्रॉफिट के नाम से पूछ लिया जाए तो कैश प्रॉफिट का मतलब क्या है, कैश प्रॉफिट का मतलब बताइए। कैश प्रॉफिट का मतलब हमेशा याद रखिएगा आप, जो भी आपका नेट प्रॉफिट होता है उसमें ऐसी चीजें आप वापस जोड़ दें जिसके नाम पे कोई भी जेब से कैश खर्च नहीं हुआ है। तो हमें पता है डेप्रिसिएशन के नाम पे कोई कैश मेरी जेब से खर्च नहीं होता है बिजनेस में। तो अगर मैं नेट प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन जोड़ दूंगा तो वो मेरा कैश प्रॉफिट बन जाएगा। इंटरेस्ट और टैक्स के नाम पे पैसा खर्च होता है, इंटरेस्ट के नाम पे पैसा खर्च होता है, इसीलिए हमेशा इंटरेस्ट और टैक्स के नाम पे पैसा खर्च होता है। तो नेट प्रॉफिट में सिर्फ डेप्रिसिएशन अगर मैं जोड़ दूं तो मुझे कैश प्रॉफिट मिल जाता है। उम्मीद करता हूं अच्छा लग रहा होगा, तो आप लोग लाइक जरूर कर रहे होंगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एक फर्म में
मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन अ वेरी वॉलेटाइल मार्केट, बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन मैं मानता हूं। देखिए ये क्वेश्चन आपको समझाएगा कि कितना जरूरी है कॉन्सेप्ट पर आपकी पकड़ होना। कंसेप्ट पे अगर आपकी पकड़ नहीं होगी तो आपके लिए बड़ा मुश्किल है इन क्वेश्चंस को एग्जाम में अटेम्प्ट करना। मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत वॉलेटाइल है मार्केट में, मतलब मार्केट में बहुत भारी रिस्क है, और आपका जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में वो कितना है, 5%। आसान भाषा में कहें तो इस बड़े रिस्की मार्केट में 5% प्रॉफिट कमा रहे हो, तो बताइए इसमें से क्या बात ट्रू है। इसका मतलब आपका एमओएस बहुत ज्यादा हाई है, एमओएस बहुत ज्यादा लो है, एमओएस ठीक है क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, या हम बता नहीं सकते क्योंकि हमको और भी डेटा की जरूरत पड़ेगी। तो बताइए, मुझे लगता है आप लोगों को ट्राई करना चाहिए इस क्वेश्चन को, सही गलत ना सोचें, जस्ट ट्राई अबाउट इट कि इस तरीके के क्वेश्चंस में कैसे फंडामेंटल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आपके लिए काम करेगी। बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट है। वॉलेटाइल मार्केट में हम क्या बोलेंगे, रिस्क बहुत ज्यादा है। वॉलेटिलिटी का मतलब क्या है, रिस्क बहुत ज्यादा है। अगर रिस्क आपके मार्केट में बहुत ज्यादा है तो मैंने कल आप लोगों को सेशन में CAPM पढ़ाते वक्त बताया था, अगर रिस्क है तो इश्क है। अगर रिस्क है तो आपका रिटर्न भी कैसा होना चाहिए, ज्यादा। लेकिन बहुत ज्यादा रिस्क लेके रिटर्न कैसा कमा रहे हो आप, लो कमा रहे हो, कमजोर रिटर्न कमा रहे हो। तो कल के सेशन में जो कंसेप्ट मैंने आपको समझाया उसको अगर आप यहां लगा देते तो आपका बड़ा आसानी से आंसर आ जाएगा। वो क्या है, बी, कि प्रोबेबली आपका जो रिटर्न है वो बहुत कम है। आप एक अच्छे इन्वेस्टर नहीं है, बहुत ज्यादा रिस्क उठाकर बहुत कम रिटर्न आप कमा रहे हैं। सो बी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। चलिए एक और न्यूमेरिकल जैसा क्वेश्चन है। एक पर्टिकुलर यूनिट बनाने पर कितने रुपए कमा रहे हो आप, 100 रुपए। फिक्स कॉस्ट कितनी है आपकी, 6 लाख रुपए की। कितना प्रोडक्शन और सेल्स करते हो आप, 8000 यूनिट ही बनाते हो और 8000 यूनिट ही बेच देते हो। अगर ऐसे केस में आपकी सेल्स बढ़ जाए, अगर आपकी क्या बढ़ जाए, सेल्स, तो बताइए टोटल कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा प्रॉफिट के मुकाबले में ज्यादा, टोटल कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा प्रॉफिट के मुकाबले में कम, टोटल कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट दोनों सेम अमाउंट से बढ़ेंगे, या कंट्रीब्यूशन गिर जाएगा। तो गिरेगा तो नहीं। देखो जब मैं 8000 यूनिट बनाता हूं और जब मैं 10,000 यूनिट बनाता हूं, यही बोल रहे हैं ना कि सेल्स बढ़ गई मेरी, ठीक है। सो जब मैं 8000 यूनिट बढ़ाता हूं तो मेरी सेल्स होती है 8 लाख रुपए की। 100 रुपए, सॉरी, मेरा कंट्रीब्यूशन होता है 8 लाख रुपए का, 100 रुपए का कंट्रीब्यूशन है। और जब मैं 10,000 यूनिट बनाता हूं तो 10 लाख का कंट्रीब्यूशन हो जाता है, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100। इसमें से मैं फिक्स कॉस्ट को माइनस करूं, 6 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट है, सेल्स बढ़ जाने पर भी मेरी फिक्स कॉस्ट तो 6 लाख ही रहनी है। सो मेरा जो प्रॉफिट है वो आ रहा था 2 लाख, मेरा कंट्रीब्यूशन 8 लाख से 10 लाख हो गया था, 2 लाख रुपए बढ़ गया था, तो मेरा प्रॉफिट भी कितना बढ़ गया, 2 लाख रुपए। तो दोनों सेम अमाउंट से बढ़ेंगे। जब भी आपकी सेल्स बढ़ेगी और अगर आपकी फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में कोई चेंज नहीं आता तो आपका कंट्रीब्यूशन और आपका प्रॉफिट हमेशा सेम अमाउंट से बढ़ेगा, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करने वाली फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स्ड रहती है। तो आसान क्वेश्चन है, मैंने न्यूमेरिकल एग्जांपल से भी आपको बता दिया ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट रहे। सो गाइस, अगर आपको ये समरी रिवीजन अच्छा लग रहा हो और इसकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोगों को करनी हो तो आप मुझे JIB के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्रैकर बैच में ज्वाइन कीजिए। आप लोग जानते हैं जब आप इसे ज्वाइन करें तो एक छोटा सा कोड है PDY, उसे आप यूज करें और इस कोर्स पर आप बहुत अच्छा डिस्काउंट पा सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट आपको इस कोड से मिल जाएगा, आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट भी कर पाएंगे। अगर समरी आपको अच्छी लग रही है तो इसी के ऊपर बेस्ड सारे टॉपिक वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं इस क्रैकर्स बैच के अंदर।
कोड याद रखिएगा, ये कोड आपको मैक्सिमम बेनिफिट भी देगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए अलग बैच है एंड बाइलैंग्वेज के लिए अलग बैच है। थैंक यू। पहले क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या है डिविडेंड पे आउट रेशो? डिविडेंड पे आउट रेशो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, रेशो एनालिसिस मॉड्यूल सी फॉर्मूले से ये निकलेगा। और डिविडेंड पे आउट रेशो कैलकुलेट करने का सबसे आसान तरीका जो है वो क्या है कि आपने जो कुछ भी डिविडेंड दिया है उसको आप आपकी अर्निंग पर शेयर से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो डीपीएस अपॉन ईपीएस से आपको क्या मिलेगा, डिविडेंड पे आउट रेशो मिलेगा। याद रखिएगा होता क्या है कि आपने अगर 100 रुपए कमाए तो उसमें से कितना एज अ डिविडेंड बांट दिया। मान लीजिए 60 रुपीज आपने रिटेन कर लिया अपने बिजनेस के लिए, सो जो रिमेनिंग 40 है ये आपके लिए क्या हो गया, पे आउट हो गया। मतलब इतना आपने डिविडेंड पे कर दिया। सो पे आउट इज समथिंग विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर डिविडेंड। सो बी जो है हमारा करेक्ट आंसर इस केस में होगा। जवाब देते चलिए, देखिए सही गलत की परवाह आपको नहीं करनी है, आपको बस रिस्पॉन्स देना है। डेटर्स टर्नओवर रेशो आपका हाई है। पहले भी एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि जब भी हम टर्नओवर रेशो की बात करते हैं तो न्यूमरेटर में सेल्स आ जाएगा और जिसके साथ आपका रेशो बनाना है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, जो भी आपके एवरेज डेटर्स हैं। अब आप कह रहे हो कि मार्केट का एवरेज डेटर्स टर्नओवर रेशो फॉर एग्जांपल 2 है लेकिन आपका 4 है, इसका मतलब क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है मुझे ये, इट्स अ इंटेलिजेंट क्वेश्चन। इसका मतलब बड़ा सिंपल है, इसका मतलब आपका न्यूमरेटर ज्यादा बड़ा है इसीलिए आपका रेशो भी ज्यादा बड़ा है, ठीक है। या फिर आपका डिनोमिनेटर बहुत छोटा है इस वजह से आपका न्यूमरेटर बड़ा है। समझ गए आप? अब ऐसी कंपनी या ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसकी या तो सेल्स ज्यादा है या जिसके डेटर्स कम है, ये दोनों ही पॉजिटिव बातें हैं। ये दोनों ही पॉजिटिव बातें, मतलब लोग आपसे उधार लेते हैं और टाइम पे पे कर देते हैं तो आपके डेटर्स भी कम हैं, समझिए, है ना। तो ये दोनों ही पॉजिटिव बातें हैं। इसका मतलब आपका बिजनेस हाईली प्रॉफिटेबल है, यू हैव अ एक्सीलेंट बिजनेस, यू हैव अ हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस, ठीक है। तो देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है ये, और ऐसे क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपको लॉजिकली चीजें क्लियर होगी। उम्मीद करता हूं जो लॉजिक मैंने दिया आप लोगों को वो क्लियर है। लॉजिक आपको जरूर ध्यान रखना है। सेल्स ज्यादा है तो भी आप प्रॉफिट ज्यादा कमा रहे हो, और डेटर अगर आपके कम है तो भी मतलब लोग आपको टाइम पे पे कर रहे हैं तो आपके डेटर्स कम हैं। डेटर्स कम है तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है, मतलब आप कैश में ज्यादा माल बेच देते हो। तीसरा क्वेश्चन है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, रिलेशन मेजर करता है इन्वेंट्री के साथ। तो इन्वेंट्री तो है लेकिन अब देखो टर्नओवर है, लेकिन जब भी आप में से जितने लोगों ने भी अभी रेशो एनालिसिस चैप्टर पढ़ा होगा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो जब मैं पढ़ाता हूं तब मैं कहता हूं कि बाकी सब जगह टर्नओवर के साथ में सेल्स आती है, लेकिन इन्वेंट्री की जब भी बात आएगी तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी टर्नओवर रेशो सिर्फ ये बताता है कि किसी चीज में आपका कितना पैसा अटका है। तो जब मैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो बात करता हूं तो मैं ये देख रहा हूं कि इन्वेंट्री में मेरा कितना पैसा अटका हुआ है। सो इन्वेंट्री में जो मेरा पैसा अटकता है वो मेरी कॉस्ट अटकती है सिर्फ। फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। सो इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बीच में जो रिलेशन स्टैब्लिश होती है उसे हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो बोलते हैं। याद रखिएगा जब भी मैं बिजनेस में स्टॉक मेंटेन करता हूं मेरा प्रॉफिट उसमें ब्लॉक नहीं है। प्रॉफिट तो मेरा तब ब्लॉक होगा जब मैं उसे बेच दूंगा। जब तक माल बेचा नहीं तब तक मेरा सिर्फ जो पैसा लगा है उस प्रोडक्ट को बनाने में वो उलझा है। अगला, इनमें से कौन सा मेजर डेट सर्विस कैपेसिटी ऑफ द फर्म को बताता है? मतलब
डेट सर्विस कैपेसिटी ऑफ द फर्म का मतलब क्या है? ऐसा कौन सा रेशियो है जिसे कैलकुलेट करके हम ये पता लगा सकते हैं कि ये कंपनी एबल टू पे द डेट है या नहीं है? हम हमारा डेट लौटा पाएंगे कि नहीं लौटा पाएंगे, जिसके थ्रू हम हमारी लोन रीपेमेंट कैपेसिटी पता लगाते हैं, वो इनमें से कौन सा रेशियो है? देखो, सिर्फ डेट, एक तो मुझे पूरा लिखना चाहिए, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। डेट मतलब लोन और सर्विस का मतलब होता है चार्जेस। अगर मैंने आपसे लोन लिया है तो इस लोन को मुझे देने की जो आपने सर्विसेज दी हैं, इसके बदले में भी तो मैं कुछ आपको पे करता हूं। तो उम्मीद करता हूं आप लोग उस चीज को समझते हैं कि अगर मैं आपसे लोन लेता हूं तो इसके बदले में मुझे आपको रेगुलरली क्या देना है? इंटरेस्ट देना है। सो अगर मैं इंटरेस्ट कवरेज रेशो कैलकुलेट कर लेता हूं, अगर मैं इंटरेस्ट कवरेज रेशो कैलकुलेट कर लेता हूं, तो इससे पता लग जाएगा कि जो लोन पे जो चार्जेस लग रहे हैं, लोन पे लगने वाले चार्जेस को हम किस नाम से जानते हैं? इंटरेस्ट। सिर्फ डेट कैपेसिटी नहीं पूछा है, डेट सर्विस कैपेसिटी पूछा है। सर्विस वर्ड का मतलब ही क्या है? इंटरेस्ट। सो प्लीज लॉजिकली चीजें याद रखना। एक XYZ लिमिटेड है, डेट इक्विटी रेशो उनका कितना है? 1.5। कंपनी का डेट इक्विटी 1.5 है, जबकि इंडस्ट्री का कितना है? 1.3। सो इनका तो है 1.5, जो कि 1.3 से ज्यादा है। कंपनी इंडस्ट्री से ज्यादा डेट इक्विटी रेशो करके बैठी है, मतलब ये एक ऐसी कंपनी है जिसके पास मार्केट के कंपैरिजन में ज्यादा लोन है। मार्केट के कंपैरिजन में इन्होंने लोन ज्यादा ले रखा है, डेट इन्होंने क्या कर रखा है? ज्यादा। मतलब इसको मैं और लिखूं तो ऐसा है, 1.5:1 XYZ लिमिटेड है, जबकि मार्केट में 1.3:1 ही चल रहा है। तो इन्होंने लोन ज्यादा लिया हुआ है। ये डेट है और ये इक्विटी है। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट रेड्डी साहब। अगर लोन ज्यादा ले रखा है, इसका मतलब इंटरेस्ट की कॉस्ट भी ज्यादा आती होगी इनकी, और इंटरेस्ट की कॉस्ट को क्या नाम दिया जाता है? फाइनेंशियल रिस्क। तो सी बिल्कुल सचिन जी करेक्ट आंसर है, सी। शानदार क्वेश्चन है आज, मतलब आज एक उस लेवल के क्वेश्चन है जिस लेवल पे अगर टफ क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा तो टफ पेपर में इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जहां पे आपको लॉजिकली आंसर देने होंगे। यू हैव टू गो एनालिटिकल। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, प्रॉफिट मार्जिन है किसका? BS लिमिटेड का 7%। ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस आपका कंसेप्चुअल नॉलेज अगर स्ट्रांग होगा तो आसान बन जाएंगे, अदरवाइज ये बहुत टफ लगेंगे। प्रॉफिट मार्जिन कितना है? 7%, जबकि टर्नओवर कितना है? 3 टाइम्स। आपसे पूछा है ROI बताइए, क्या निकालना है हमको? ROI निकालना है। इस गिवन इंफॉर्मेशन से मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है। क्वेश्चन को हिंदी में ट्रांसलेट करके देखो, आपको बहुत अच्छे तरीके से बात समझ में आ जाएगी। इंग्लिश में जब हम पढ़ते हैं, देखो हम कितने इंग्लिश मीडियम से आते हो, पर हमारा थॉट प्रोसेस हम इंग्लिश सुन के भी दिमाग में हिंदी में ही ट्रांसलेट करते हैं। आप हर एक सेल्स पर 100 रुपए की सेल्स पर 7% प्रॉफिट कमाते हो, यह आपका प्रॉफिट मार्जिन है, और आपका टर्नओवर 3 गुना है। मतलब आपकी सेल्स जो है वो मार्केट के मुकाबले में, आपकी जो कैपिटल आपने लगाई है ना, आपकी कैपिटल के मुकाबले में 3 गुना आपकी सेल्स है। तो अगर सेल्स 3 गुना है तो मेरा प्रॉफिट भी 3 गुना हो जाएगा। सिंपल कॉमन सेंस है। अरे देखने में कितना टफ क्वेश्चन लग रहा है, आपका दिमाग जा रहा होगा क्या फॉर्मूला होता है, कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो कॉमन लॉजिक से सॉल्व हो रहा है। जब मेरा टर्नओवर मतलब मेरी सेल्स मेरी कैपिटल के मुकाबले में 3 गुना है, मेरी कैपिटल के मुकाबले में मेरी सेल्स 3 गुना है, अगर मेरी सेल्स 3 गुना है तो मेरा प्रॉफिट भी कितने गुना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। बड़ा सिंपल। आंसर क्या आ गया? 21%। सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बताओ कैसा लगा तरीका आपको?
तो क्वेश्चन एग्जाम में भी क्वेश्चन देखते ही सरेंडर मत कर देना, देखना, आप उसको ध्यान से पढ़ोगे तो आपको उसमें कुछ ना कुछ रास्ता मिलेगा। करंट रेशो एंड लिक्विड रेशो ऑफ द फर्म, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक फर्म का करंट रेशो मतलब करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी वाला जो रेशो है वो कितना है, 2.2। एंड लिक्विड रेशो, तो लिक्विड रेशो का फॉर्मूला याद रखना, करंट एसेट में से जब स्टॉक को माइनस कर दिया जाए और करंट लाइबिलिटी से डिवाइड किया जाए तो वैल्यू कितनी हो जाती है, 0.8। करंट लाइबिलिटी की वैल्यू आपको दे रखी है 10 लाख, उन्होंने आपसे पूछा है स्टॉक की वैल्यू कितनी है। तो देखो डबल तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। अब करंट लाइबिलिटी की वैल्यू दे रखी है 10 लाख, इसकी वैल्यू कितनी है, 2.2। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि करंट एसेट कितने का है, 22 लाख का। मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 2.2 इंटू 10 लाख कितना हो जाएगा, करंट एसेट आ गया 22 लाख का। लेकिन मुझे करंट एसेट की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे तो स्टॉक की वैल्यू चाहिए। तो लिक्विड रेशो क्या था मेरा, करंट एसेट माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी 0.8। वैल्यू पुट करके देखा, 22 लाख की करंट एसेट कैलकुलेट की थी अभी अभी मैंने, स्टॉक मुझे नहीं पता, पता लगाना है, डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी 10 लाख की है और 0.8। सारी वैल्यूज गिवन है, अननोन वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा, 22 लाख माइनस स्टॉक इज इक्वल्स टू, करो 0.8 को 10 से मल्टीप्लाई, 8 लाख। स्टॉक की वैल्यू कितनी आ गई, 22 लैक्स माइनस 8 लैक्स, 16 लाख का वैल्यू आ गया। 16 लैक्स जो है हमारी क्या आ गई, वैल्यू आ गई, आंसर आ गया 16 लाख। बताइए, किसी को कोई भी क्वेरी है तो बताइए। ये पूरा सॉल्यूशन भी आपके रेफरेंस के लिए मैंने दिया है, बट ऑलरेडी सॉरी गलत कैलकुलेशन कर लिया हमने। 8 गया तो 14 बचेगा, यस 14 बचेगा। 22 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 14 बचेगा। चलिए अगला है, इनमें से कौन सी दो बेसिक टेक्निक हैं जिनके बेसिस पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर किया जाता है। कौन सी दो बेसिक टेक्निक्स हैं जिनके बेसिस पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को एडजस्ट किया जाता है। तो जब हम कैपिटल बजटिंग पढ़ते हैं, सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी की दो बड़ी बेसिक मेथड्स हैं, एक है डिस्काउंटिंग और एक है कंपाउंडिंग। डिस्काउंटिंग में आप जानते हो जो भी फ्यूचर के कैश फ्लोज होते हैं इन सब को आज की वैल्यू में कन्वर्ट किया जाता है, फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट किया जाता है डिस्काउंटिंग में। और कंपाउंडिंग में आज के जो कैश फ्लो हैं इनकी फ्यूचर वैल्यू निकाली जाती है, तो प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू में कन्वर्ट किया जाता है, किधर, कंपाउंडिंग में। सो डिस्काउंटिंग एंड कंपाउंडिंग हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी को एडजस्ट करने के दो मेथड्स। कोड देखिए, कोई भी कोर्स आप सब्सक्राइब करें, PDY कोड आपको बहुत हेल्प करेगा और आप डायरेक्टली मुझसे जुड़ भी सकते हैं। एन्युटी दैट इज नॉट शेड्यूल्ड टू बिगिन पेमेंट्स अंटिल अ गिवन डेट इज जनरली कॉल्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार पूछा भी जा चुका है एग्जाम में। एक पेमेंट का एक ऐसा शेड्यूल, एन्युटी का मतलब होता है जिसमें हम फिक्स अमाउंट पे करते हैं, दैट इज कॉल्ड एन्युटी, फिक्स अमाउंट इन फिक्स गैप, नॉट शेड्यूल्ड टू बिगिन पेमेंट्स अंटिल अ गिवन डेट। जब तक कोई एक डेट ना आ जाए तब तक आपको पेमेंट करना शुरू नहीं करना, ऐसी एन्युटी को क्या कहते हैं। मतलब हुआ क्या है, जो पेमेंट मुझे आज करना था इसको मैंने आगे की किसी डेट पर पोस्टपोन कर दिया, जब तक वो डेट नहीं आएगी तब तक मुझे पेमेंट नहीं करना। तो आगे पोस्टपोन करना क्या कहलाता है, डेफर्ड एन्युटी, मैंने उसको आगे भेज दिया,
दैट इज डेफर्ड एन्युटी। बिल्कुल रेड्डी जी, बिल्कुल सचिन जी, एब्सोल्युटली करेक्ट जवाब है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज नॉट सिमिलर टू वन ऑफ द फॉलोइंग। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का और कोई नाम क्या नहीं है? तो देखो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को टारगेट रेट भी बोलते हैं, हर्डल रेट भी बोलते हैं, कट ऑफ रेट भी बोलते हैं, लेकिन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये सब कॉस्ट ऑफ कैपिटल के सिनोनिम्स हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को आप इन सब नामों से पुकार सकते हो, लेकिन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एक ऐसी रेट है जहां पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो के बराबर होती है। मतलब जो आपके बिजनेस की नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो इस लेवल पे जीरो हो जाती है। तो हम IRR को एज अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का आप लोगों के सामने है। ओवर गियर्ड, कोई फर्म है जिसके सामने लिखा हुआ है ओवर गियर्ड। ओवर गियर्ड का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवर गियर्ड? ओवर गियर्ड का मतलब क्या है, बताइए। इसका मतलब समझिएगा आप, ओवर गियर्ड किसी भी चीज के होने का मतलब है आपने लोन ज्यादा ले रखा है। लोन का अमाउंट कैसा है आपका? ज्यादा है। हमें पता है लोन ज्यादा है तो इंटरेस्ट भी कैसा होगा? ज्यादा होगा। गुड इवनिंग सचिन जी, सभी को गुड इवनिंग। और जब भी इंटरेस्ट ज्यादा होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल रिस्क बोलते हैं। बिल्कुल सही जवाब है सचिन जी आपका। बाकी लोग भी देखिए रेस्पॉन्ड करते रहें, लाइक करते रहें और रेस्पॉन्ड करते रहें। सेकंड क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो थोड़ा टफ लग सकता है आपको। M&M अप्रोच का क्वेश्चन है। मॉड्यूल C जब आप लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज होती हैं और उसमें एक M&M मॉडिग्लियानी एंड मिलर अप्रोच है। उन्होंने कैलकुलेशन के लिए कुछ अजम्पशंस लिए हैं और जो अजम्पशंस उन्होंने लिए हैं उनमें इन 4 में से 3 शामिल हैं, कोई एक शामिल नहीं है। नॉट इंक्लूडेड की कैटेगरी में इनमें से कौन सा आएगा? सो इन्वेस्टर्स रैशनल होते हैं, ये अजम्पशन करेक्ट है, M&M अप्रोच में लिया गया है। कोई इनकम टैक्स नहीं होगा, कैपिटल मार्केट इम्परफेक्ट है और इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो एक जैसी रहती हैं। इनमें से इन 4 में से कोई एक ऐसा अजम्पशन है जो M&M अप्रोच में काम नहीं करता है। तो याद रखिएगा, वो है कैपिटल मार्केट्स को इम्परफेक्ट नहीं परफेक्ट माना गया है। क्या माना गया है? परफेक्ट माना गया है। C इज एब्सोल्युटली करेक्ट रेड्डी साहब। बिल्कुल सचिन जी, कोशिश बहुत बढ़िया है। लाइक देखिए, जितने भी लोग जुड़ते जा रहे हैं करते चलिएगा, उसमें कंजूसी मत कीजिएगा। कॉर्पोरेट टैक्स नहीं होता है, ये भी अजम्पशन करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। आंसर क्या आएगा? C हमारा करेक्ट आंसर होगा। तीसरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप। अगर EBIT फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट से कम है, आसान भाषा में मैं अगर आपसे इस क्वेश्चन को कहूं तो ये कह रहा है कि आप जो कमा रहे हो, आपका जो EBIT है वो लेस देन है किससे? इंटरेस्ट प्लस डिविडेंड की आपकी जो खर्चे हैं, यही तो आपकी फाइनेंसिंग कॉस्ट है। सो इंटरेस्ट और डिविडेंड के खर्चों से भी कम आपका EBIT है, तो बताइए इसका EPS पे क्या असर होगा? अब अगर EBIT में से इंटरेस्ट माइनस करूंगा तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स बचेगा, इसमें से टैक्स माइनस करूंगा तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचेगा, यहाँ डिविडेंड माइनस करूंगा तो जाके कहीं EPS जैसी वैल्यू मेरे को देखने को मिलेगी। मुझे क्या देखने को मिलेगी इसमें? EPS देखने को मिलेगा। तो अगर ये इन दोनों से कम है,
तो ये कैसा हो जाएगा मेरा, नेगेटिव हो जाएगा। ईपीएस कैसा हो जाएगा, नेगेटिव इन वैल्यू हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, नेगेटिव इन वैल्यू। ईपीएस नेगेटिव हो जाएगा। बिल्कुल रेड्डी साहब, बिल्कुल सही। सचिन जी कोशिश बढ़िया है, बट अगर मेरी कमाई मेरी इंटरेस्ट और मेरे डिविडेंड से कम है तो मेरा जो ब्रेक इवन पॉइंट है वही हायर चला गया और मेरी इनकम कम हो गई, तो मुझे क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, बताइए कैपिटल बजटिंग को अगर हम ध्यान में रखें तो इनमें से वो रेशो जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो के बीच में होता है, उस रेशो को हम क्या बोलेंगे। रेशो को कैसे प्रेजेंट करते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, तो बताइए इस रेशो को क्या बोलेंगे। ये जो रेशो है ये फॉर्मूला है किसका, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड का। और याद रखना प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड एक रैशनिंग मेथड है। रैशनिंग मेथड का मतलब होता है इसके थ्रू आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स की क्या कर सकते हो, रैंकिंग कर सकते हो। इसको रैशनिंग और रैंकिंग मेथड भी कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा। फॉर्मूला अगर याद होगा तो क्वेश्चन का आंसर भी इजीली आपको मिल जाएगा। बताइए, अच्छा क्वेश्चन है, वापस एक बार फिर से। बीकेसी लिमिटेड एक कंपनी है जिनका प्रॉफिट ईबीआईटी, इंटरेस्ट एंड टैक्स मतलब ईबीआईटी कितना है आपका, 3 लाख। ईबीआईटी कितना है, 3 लाख का ईबीआईटी है। टैक्स का रेट कितना है, 40% है। आपको रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट करना है इन द एब्सेंस ऑफ बोरोइंग इज सॉरी इट्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इन द एब्सेंस ऑफ बोरोइंग इज 18%। मतलब अगर ये बीकेसी लिमिटेड बाजार से सारा पैसा अगर इक्विटी शेयर के नाम पर लेते हैं, तो इनका केई कितना है, इनका जो केई है वो कितना हो जाएगा, 18% का केई हो जाएगा। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ पर्सनल टैक्स, क्योंकि वैसे भी ये तो कंपनी है तो इन पे कोई पर्सनल टैक्स तो लगेगा नहीं। एक मोदिग्लानी एंड मिलर अप्रोच के बेसिस पर बिना कोई लेवरेज कंसीडर किए, जब नो लेवरेज टर्म लिखा है इसका मतलब देयर इज नो लोन इन कंपनी। इस कंपनी में इसका मतलब कोई भी लोन नहीं है, देयर इज नो लेवरेज। हमको क्या कैलकुलेट करना है, वैल्यू ऑफ द फर्म आपको कैलकुलेट करनी है, वैल्यू ऑफ द कंपनी हमको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो बड़ा आसान सा मामला है। देखिए ईबीआईटी आपको कितना दिया था, 3 लाख का आपको ईबीआईटी दिया हुआ है। लोन है ही नहीं तो इंटरेस्ट 0 है। डायरेक्ट क्या माइनस कर दूंगा मैं, टैक्स कितना, 40%। 3 लाख का 40% निकालो, कितना आ गया, 1,20,000। 1,80,000 आपकी क्या बच गई, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसको मैं केई से डिवाइड कर दूंगा। ये कैपिटल स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। केई कितना है मेरा, 18%। सो 1,80,000 को 18% से डिवाइड करूंगा तो कितना मिल गया मुझे, 10 लाख का वैल्यू मिल गया इस कंपनी का। तो आंसर क्या हो गया, 10 लाख मेरा आंसर हो गया। ये कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी है। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी, नेट इनकम, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, उसके बेसिस पर ये कैलकुलेशन हो सकती थी, लेकिन उन्होंने बोला है M&M। सो M&M के अंदर हम हमेशा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को केई या केओ, अगर क्वेश्चन में मुझे केओ दिया होता तो मैं केओ से डिवाइड कर देता। इस क्वेश्चन ने मुझे केई दिया है। लॉजिक याद रखना, रट्टा नहीं मारना है, अदरवाइज आप क्या करोगे, हर बार केई से डिवाइड कर दोगे एग्जाम में। एज देयर इज नो केओ गिवन एंड ऑल्सो नो डेट, इस कंपनी में कोई डेट भी नहीं है,
इसीलिए केई ही किसके बराबर हो गया, केओ के बराबर हो गया। फाइनेंशियल लीज प्रिफर्ड इन द सिचुएशन। अब फाइनेंशियल लीज का मतलब पहले तो आप लोग समझो, फाइनेंशियल लीज है क्या। फाइनेंशियल लीज का मतलब होता है हम एक प्रॉपर्टी लीज पर ले रहे हैं, जिसका अल्टीमेटली हमारा पर्पस ये होगा कि हम इसे लीज पर लेकर अल्टीमेटली कंक्लूड करेंगे कि प्रॉपर्टी आखिरी में हमारे पास आ जाए। मतलब मेरे पास एक्चुअली अभी पैसा नहीं है, तो मैंने किसी और से कहा आप एसेट खरीद के मुझे किराए पे दे दो। ये एक तरीके की फाइनेंशियल लीज होती है। और जब लीज पीरियड खत्म होगा तो मैं आपको सारा पैसा सेटल करके एसेट अपने पास रख लूंगा, ठीक है। तो व्हेन द लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ऑफ एसेट इज अनसर्टेन, व्हेन द एसेट इज सब्जेक्ट टू रैपिड ऑब्सोलेंस, व्हेन द लीजी वांट टू ओन द एसेट बट डज नॉट हैव द एनएफ फंड्स टू इन्वेस्ट। क्या आंसर हो गया हमारा, सी। बहुत आसान। जब मैं एक एसेट खरीदना तो चाहता हूं लेकिन मेरे पास सफिशिएंट पैसा नहीं है, तो मैं कौन से ऑप्शन की तरफ बढ़ूंगा, फाइनेंस लीज की तरफ में बढ़ूंगा, ठीक है। देखो लाइक जरूर करते चलना सब लोग, आप जितने भी लोग आप इसको लाइव देखें, रिकॉर्डेड देखें, बट पूरा फायदा आप इन सेशंस का उठाइए। आंसर सही हो गलत हो देते रहा कीजिए, उससे आपकी थोड़ी प्रैक्टिस बढ़ेगी। लेसर है, हम जानते हैं जो बंदा अपनी प्रॉपर्टी, मैं अगर मेरी प्रॉपर्टी आपको किराए पे दे रहा हूं तो मैं क्या बन जाऊंगा, लेसर। आप क्या बन जाएंगे, लीजी। अंडरटेक टू फाइनेंस ओनली अ पार्ट ऑफ द मनी रिक्वायर्ड टू परचेज द एसेट। तो हो क्या रहा है कि मैं एक पर्टिकुलर बिल्डिंग है जिसको मैं खरीदना चाहता हूं, ठीक है, लेकिन मैंने एक हिस्सा ही उसका दिया है बस, बाकी मैंने बाहर से लिया है। एक ही हिस्सा है, मुझे एक बिल्डिंग खरीदनी है। इस बिल्डिंग को खरीदने के लिए मुझे चाहिए 100 करोड़। इस 100 करोड़ में से 30 करोड़ तो मैंने दिया है और 70 करोड़ मैंने आउटसाइड से लिया है। अब आप समझिए आउटसाइड से क्या लिया जाता है हमेशा, और जब भी लोन लेकर, क्या करके, लोन लेकर अगर मैं कोई एसेट खरीदता हूं, लोन लेकर अगर मैं कोई एसेट खरीदता हूं तो उसको क्या बोलेंगे हम, लेवरेज्ड लीज। मतलब इस प्रॉपर्टी पे पहले दिन से ही एक इंटरेस्ट की कॉस्ट चालू रहेगी। सेल एंड लीज बैक अलग चीज है, मैंने अपनी एसेट आपको बेच दी रेड्डी साहब, और फिर वही चीज आपसे वापस किराए पे ले ली। मेरी कार मैंने आपको बेची और फिर आप ही से उसको वापस किराए पे ले लिया, ये होता है सेल एंड लीज बैक। तो सी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि लोन लेके लिया है इसीलिए लेवरेज्ड लीज। लीजी कैन क्लेम एज अ बिजनेस एक्सपेंस। लीजी मतलब आपने मेरी बिल्डिंग किराए पे ली है, तो आप इनमें से किसे एज अ एक्सपेंडिचर अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लेम कर सकते हो। रेंट को क्लेम कर सकते हो, बिल्कुल आप पे करोगे, आपका खर्चा है। इंश्योरेंस एंड रिपेयर आप करवाओगे तो आप उसको एज ए एक्सपेंडिचर क्लेम कर सकते हो। मेंटेनेंस का खर्चा भी आप क्लेम कर सकते हो। आसान क्वेश्चन है, क्या आंसर हो जाएगा, डी। सारे खर्चे जो आपने किए हैं आप उसे एज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर क्लेम कर सकते हो। अभी बताया लिवरेज्ड लीज में इनमें से कौन है जो डेप्रिसिएशन को क्लेम करने के लिए एलिजिबल है। लेवरेज्ड लीज में मैंने लोन लेकर क्या किया, मैंने मार्केट से लोन उठाया और लोन लेकर बाजार से पैसा लिया और फिर मैंने एक जो है प्रॉपर्टी वो परचेज की है, फिर उसे लीज पे दिया है। ध्यान से समझना, ए ने पहले लोन लिया, फिर प्रॉपर्टी ली और फिर इसे बी को क्या कर दिया, लीज पे दे दिया। तो जब भी ए, अब लोन का पैसा कौन चुका रहा होगा, ए पे कर रहा होगा। ए कौन है, लेसर है, तो डेप्रिसिएशन भी कौन क्लेम करेगा, लेसर ही क्लेम करेगा। ए आंसर होगा, क्योंकि जब तक पूरा लोन का रीपेमेंट नहीं हो जाता एक ही जिम्मेदारी है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे इंस्टॉलमेंट पे करने की। तो इसीलिए आंसर क्या होगा, ए। अगर पे ए करेगा तो क्लेम भी कौन करेगा, ए ही करेगा।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार पूछा भी गया है आपके एग्जाम में। एक ऐसा लीज अरेंजमेंट जो आपने एक एयरक्राफ्ट कंपनी के साथ किया है, जिसमें हम आपको हमारा एयरक्राफ्ट भी देंगे किराए पर कहीं घूमने जाने के लिए, और साथ में पायलट भी देंगे, क्रू मेंबर भी देंगे। तो ऐसी लीज को हम क्या कहते हैं? ऐसी लीज को वैट लीज कहा जाता है। देखो, वैट लीज का मतलब क्या है? जब हम आपको एयरक्राफ्ट भी देंगे और क्रू मेंबर भी देंगे। ड्राई लीज किसे कहेंगे? जब सिर्फ हमारी गाड़ी ले जाओ, एयरक्राफ्ट ले जाओ, लेकिन क्रू हम आपको नहीं देंगे, उसे हम क्या कहेंगे? ड्राई लीज। तो वेट लीज और ड्राई लीज में हम आपसे एग्जाम में वेट लीज और ड्राई लीज पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 आज का आपके सामने है और इसका जवाब आप लोग दीजिए। जैसा मैंने कहा, लाइव देख रहे हो चाहे रिकॉर्डेड देखें, जवाब आपको देते चलना है चैट सेक्शन, कमेंट सेक्शन में। सही गलत की परवाह नहीं करनी है। बताइए, नॉर्मल मेथड में डेप्रिसिएशन को कैसे ट्रीट किया जाएगा लीज में? लीज फाइनेंसिंग में डेप्रिसिएशन को आप कैसे आप किस तरीके से उसको ट्रीट करोगे अगर हम कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस को कंसीडर ना करें और नॉर्मल लीज एग्रीमेंट अगर माना जाए? तो देखिएगा, लीज एग्रीमेंट के अंदर नॉर्मली डेप्रिसिएशन को एक्सपेंस माना गया है इन द बुक्स ऑफ लीजी। किसकी बुक्स में माना गया है? इन द बुक्स ऑफ लीजी। क्योंकि नॉर्मली लीज एग्रीमेंट तभी किया जाता है जब मैं ये मान के बैठा हूं कि मैं आपकी एसेट्स को पूरी लाइफ टाइम यूज करने वाला हूं, यूज में कर रहा हूं, तो डेप्रिसिएशन को एज ए एक्सपेंसेस क्लेम भी मैं ही करूंगा। सो नॉर्मल लीज एग्रीमेंट की अगर हम बात करते हैं तो उस केस के अंदर लीजी जो होता है, जिसने वो एसेट यूज की है, वो ही डेप्रिसिएशन को एज ए लीज एक्सपेंसेस यूज करता है। ए आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन पार्टिसिपेशन आपका नहीं आया। प्लीज पार्टिसिपेट करते रहिए। बहुत, मुझे पता है मॉड्यूल सी है, थोड़े से टेक्निकल चीजें लग सकती हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक पढ़ा नहीं है मॉड्यूल सी, या अभी तक आपने सर हमने तो कोई भी मॉड्यूल नहीं पढ़ा है, तो प्लीज इसीलिए मैं कह रहा हूं, ज्वाइन मी थ्रू द सुपर इलीट। अब भी आपके पास इतना समय है कि आप बड़ी आसानी से अपना JIB क्रैक कर सकते हैं विद द अवेलेबल टाइम। बताइए, लेसर है, पेमेंट रिसीव कर रहा है, बताइए क्या हम किसे क्रेडिट करेंगे? मैंने अपनी प्रॉपर्टी आपको दी है यूज करने के लिए, आप मुझे रेंट का पेमेंट कर रहे हो, तो मैं क्या एंट्री करूंगा? आपसे पैसा मिलेगा तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। 2, आपसे पैसा मिला है ना, तो क्रेडिट आपको ही करूंगा, लीजी को क्रेडिट करूंगा। ए हमारा आंसर होगा रेड्डी साहब। आपसे पैसा मिला है तो आपके अकाउंट को क्रेडिट करूंगा, आप हो मुझे पे करने वाले। मैं कौन हूं? लेसर। लेसर कौन है? जो अपनी प्रॉपर्टी देता है। बहुत बढ़िया मुक्ता जी, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। सब लोग, जितने भी लोग जुड़ गए हैं, प्लीज कीप लाइकिंग द सेशन और आगे अपने दोस्तों में भी फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो भी फायदा उठा पाए। बताइए, तीसरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इनमें से क्या लीज का एक फीचर नहीं है? नॉट अ फीचर ऑफ लीज। नॉट पूछा है, नॉट। वन पार्टी एग्रीज टू अलाउ यूज ऑफ द प्रॉपर्टी, ये तो सही बात है। लीज ही हैज अ राइट टू परचेज द लीज प्रॉपर्टी। राइट टू परचेज नहीं होता है, ऑप्शन टू परचेज होता है। राइट टू परचेज नहीं होता है, ऑप्शन टू परचेज होता है, ध्यान रखना। ऑप्शन टू परचेज होता है, तो बी जो है वो करेक्ट आंसर हो गया हमारा। बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब भी हम किसकी बात कर रहे हैं, लीज की बात कर रहे हैं, तो लीज में ऑप्शन टू परचेज दिया जाता है। कौन सी लीज में दिया जाता है? वो भी सिर्फ फाइनेंस लीज में, ऑपरेटिंग लीज में नहीं, फाइनेंस लीज में सिर्फ दिया जाता है। ठीक है, सो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जुड़ गए हैं आप सब लोग, तो प्लीज
जवाब देते चलिए और लाइक करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बढ़े। जैसा मैं आपसे शुरू से कह रहा हूं, आप लाइव देखें, रिकॉर्डेड देखें, जवाब देते चलिए, सही गलत की परवाह मत कीजिए। आप अगर गलत जवाब देंगे तो मैं समझ पाऊंगा कि आपसे क्या गलती हो रही है, उसका क्लैरिफिकेशन दे पाऊंगा मैं आपको, ताकि एग्जाम में वो गलती आपसे ना हो। और इसीलिए रिक्वेस्ट है कि सब लोग लाइक तो कर ही रहे होंगे, नहीं किया है तो चैट सेक्शन को मिनिमाइज करके कर लीजिए। कल के सेशन में पढ़ाया मैंने आपको वैट लीज। बताइए इनमें से वैट लीज की क्या खास बात है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। वैट लीज की इनमें से क्या एक खूबी है? क्या होती है वैट लीज? लीज के दो टाइप कल के सेशन में बताए थे मैंने आपको, एक था ड्राई लीज, एक था वैट लीज। वैट लीज में अगर आप मुझसे मेरा एयरक्राफ्ट लेने आए हैं किराए पे, तो मैं कहूंगा मेरा एयरक्राफ्ट भी ले जाओ, मैं आपको मेरा पायलट भी दूंगा, क्रू मेंबर भी दूंगा। ये थी वैट लीज। ड्राई लीज में मैं आपको सिर्फ क्या दे रहा था? ड्राई लीज में मैं आपको सिर्फ मेरा एयरक्राफ्ट दे रहा था, मैं आपको साथ में ना तो पायलट दे रहा था ना कोई क्रू मेंबर दे रहा था। तो जब मैं क्रू मेंबर दे रहा हूं, जब मैं वैट लीज कर रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं एसेट भी दे रहा हूं और उसे ऑपरेट भी मैं ही कर रहा हूं। तो ऑपरेट भी मैं ही करूंगा और एसेट भी मेरी होगी। ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं? वैट लीज बोलते हैं। बी हमारे एक साथी ने आंसर दिया है, लीज्ड एसेट इज ट्रांसफर टू द लीजी एट द एंड ऑफ द पीरियड। इसे फाइनेंस लीज बोलते हैं, इसे वैट लीज नहीं बोलते। इसे क्या बोलते हैं हम? फाइनेंस लीज इसे हम बोलते हैं। उम्मीद करता हूं क्लियर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। लीज एग्रीमेंट कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग? इनमें से क्या एक लीज एग्रीमेंट में, जब एक लीज एग्रीमेंट का डॉक्यूमेंट हम बनाएंगे तो इसमें लीज पीरियड लिखा होगा, मान लीजिए 10 ईयर्स, बिल्कुल लिखा होगा कि मैं अपनी प्रॉपर्टी कितने साल के लिए दे रहा हूं आपको। अगर ये फाइनेंस लीज है तो यहां लिखा होगा ट्रांसफर्ड, मैं आपको पूरी की पूरी प्रॉपर्टी एट द एंड ऑफ द पीरियड ट्रांसफर कर दूंगा। अगर ऐसा लिखा है तो ये फाइनेंस लीज हो गई। रेंटल लिखा होगा 80,000 रुपीज पर मंथ, बिल्कुल तीनों चीजें लिखी होंगी। आंसर क्या हो गया? डी हमारा आंसर हो गया। बिल्कुल, यू गाइज आर एब्सोल्युटली करेक्ट। बाकी लोग भी देखिए, जवाब देते चलिए। बिल्कुल डबल ए बी ई, बिल्कुल आपका नाम मैं नहीं पकड़ पा रहा हूँ आपने क्या लिखा है, बट संतोष जी, रेड्डी साहब एंड मुक्ता जी, बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का। और हे गाइस, उम्मीद करता हूँ सेशन आप लोग बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी सी कमी चल रही है, सुपर इलीट प्लान के साथ हमें जरूर ज्वाइन कीजिए। कोड यूज कीजिएगा पीडीवाई कोड आपको मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर करेगा। अगर आप सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो क्रैकर बैच आप लोगों के लिए एक परफेक्ट गेटवे है। इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगेन कोड सेम रहेगा पीडीवाई, अगेन मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो अगर आप कंटेंट एमसीक्यू दोनों प्रिपेयर करना चाहते हैं, गो फॉर दी सुपर इलीट प्लान। बिलीव मी, इट इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। एंड अगर आप सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्रैकर बैच के साथ जाइए। दोनों में से कोई भी कोर्स आप सब्सक्राइब करें, याद रखिएगा कोड पीडीवाई आपको बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। बताइए अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। लाइक तो कर ही रहे होंगे आप, लाइक नहीं किया है तो प्लीज अगले क्वेश्चन का जवाब देने के पहले चैट सेक्शन को एक बार मिनिमाइज करके लाइक सब लोग कर लीजिए। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। लीज ट्रांजेक्शन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू बी शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट? तो लीज का ट्रांजेक्शन है, बताइए एसेट साइड में क्या दिखाएंगे आप? किसकी बैलेंस शीट के एसेट साइड में? लीजी की बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो देखो आप ध्यान से समझना, मिस्टर ए हैं, इन्होंने अपनी एसेट किसे दी है? ए ने अपनी एसेट बी को दी है। बी जो बंदा है, ये अपनी बैलेंस शीट बनाएगा। ये अपनी बैलेंस शीट जब बनाएगा तो ये एसेट साइड में क्या दिखाएगा? देखो एसेट तो किसकी है? ए की। तो ये अपनी एसेट साइड में
बी जो है वो अपनी एसेट साइड में, ये बी की बैलेंस शीट है, ये अपनी एसेट साइड में एक ही एसेट तो नहीं दिखा सकता, ये क्या दिखा सकता है, इसके पास एसेट क्या है भाई, मैं आपको रेंट देता हूं, लीज रेंटल, तो मेरे पास क्या है, राइट टू यूज है। तो मैं एसेट साइज में सिर्फ क्या दिखा पाऊंगा आपको, राइट टू यूज दिखा पाऊंगा कि मेरे पास आपकी एसेट को यूज करने का राइट है। सो राइट टू यूज में हाईलाइट कर सकता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। चलिए सर, उसने एग्जाम में बदल दिया और आपसे पूछ लिया लेसर क्या दिखाएगा अपनी बैलेंस शीट में। सो लेसर अपनी बैलेंस शीट में एसेट साइड में क्या दिखाएगा, अगर बिल्डिंग है मेरे पास आपकी तो वो तो बिल्डिंग ही दिखाएगा, उसकी तो एसेट बिल्डिंग ही है, तो वो तो अपनी बिल्डिंग को ही एसेट साइड में दिखाएगा, याद रखिएगा। लीज ही दिखाएगा राइट टू यूज, और लेसर दिखाएगा अपनी एसेट का नाम। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखो पहला स्टेटमेंट क्या है, फाइनेंस एंड ऑपरेटिंग लीज का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लीजी की बुक्स में एक जैसा है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लीजी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने लीज ऑपरेटिंग लीज ली है या फाइनेंस लीज लिया है, उसे तो अपना लीज रेंटल रेगुलर टाइम पीरियड में पेमेंट करते रहना है। तो लीजी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस तरीके का लीज रेंटल पे कर रहा है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द फाइनेंस एंड ऑपरेटिंग लीज इज लेसर के लिए अलग अलग है। अगर फाइनेंस लीज है तो उस केस में डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग लीज ही करेगा, लेकिन अगर वो ऑपरेटिंग लीज है तो उस केस में डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग लेसर करेगा। तो बिल्कुल ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, लेसर के लिए दोनों ही केसेस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग अलग होगा। और लीज का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इंड एस 116, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है लीज के लिए, याद रखिएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 लीज की बात करता है। सो सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। क्या हुआ, पार्टिसिपेशन रेट बड़ा कम हो गया, मुझे पता है थोड़े टफ लग रहे होंगे क्वेश्चन, अगर आपने अभी तक मॉड्यूल सी नहीं पढ़ा होगा तो इट वुड बिकम डिफिकल्ट फॉर यू। मुक्ता जी बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बताइए, अगर हम बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट मान लें, ऑल अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट मान लें, और अगर आपका डेटर इंक्रीज हो रहा है, मतलब आप उधार में माल ज्यादा बेच रहे हो, आप क्या कर रहे हो, क्रेडिट में माल ज्यादा बेच रहे हो एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर, पिछले साल के मुकाबले में, तो बताइए इसका इंपैक्ट क्या होगा। सिंपल सी बात है, पिछले साल मान लीजिए मैंने 20 लाख का माल उधार बेचा था तो डेटर 20 लाख थे, अब इस साल डेटर 30 लाख के हो गए। इसका मतलब क्या है, आपकी क्रेडिट पॉलिसी पुअर है, आपका वर्किंग कैपिटल जो है वो पॉजिटिव है, आपकी वर्किंग कैपिटल नेगेटिव है, और वर्किंग कैपिटल पे कोई इंपैक्ट नहीं। ध्यान से समझना, डेटर किस में आता है, करंट एसेट में। करंट एसेट अगर बढ़ गया इसका मतलब वर्किंग कैपिटल भी क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा, आपका वर्किंग कैपिटल भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, इससे मिलता है वर्किंग कैपिटल। अब अगर करंट एसेट बढ़ गया तो वर्किंग कैपिटल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लॉजिकली क्लियर है बात, आंसर क्या होगा, बी हमारा आंसर होगा, पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज होगा, हमारी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। बिल्कुल विक्रम जी, बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। ठीक है, नेक्स्ट, अग्रेसिव अप्रोच। अगर मैं वर्किंग कैपिटल, ये वर्किंग कैपिटल के कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना है, अगर मैं वर्किंग कैपिटल की अग्रेसिव अप्रोच को फॉलो करता हूं, फाइनेंसिंग की, वर्किंग कैपिटल के लिए मुझे पैसा लाना है, अगर मैं अग्रेसिवली पैसा लाता हूं तो क्या करता हूं मैं, वेयर द फर्म रिलाइज हेविली ऑन द शॉर्ट टर्म बैंक फाइनेंस, इंक्रीज डिपेंडेंस ऑन द लॉन्ग टर्म फाइनेंस, नहीं। अग्रेसिव का मतलब क्या होता है समझिएगा, शॉर्ट टर्म फंड से ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट, मैं छोटे टाइम का लोन लेकर बड़ी एसेट खरीद रहा हूं, तो बड़ी एसेट तो कमा के देना लेट शुरू करेगी,
लेकिन मुझे जल्दी लोन रीपे करना है, तो मेरा बिजनेस रिस्क पे है। जब भी मैं रिस्की बिजनेस डिसीजन लेता हूं उसको क्या नाम दे देता हूं? अग्रेसिव अप्रोच। आंसर क्या होगा हमारा? ए। हम शॉर्ट टर्म बैंक फाइनेंस पे ज्यादा अगर डिपेंडेंट हैं तो मेरे बिजनेस की वर्किंग कैपिटल फंडिंग का जो तरीका है वो किस में हो जाएगा? वो हो जाएगा अग्रेसिव अप्रोच मान लिया जाए। ओ सॉरी, वर्किंग कैपिटल के कॉन्टेक्स्ट में देखना है ना, तो लॉन्ग टर्म एसेट नहीं आएगी ना, उल्टा हो जाएगा। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। ठीक है, मैं आप लोगों को बेसिक फंडिंग रूल समझा गया, वर्किंग कैपिटल नहीं बताया मैंने। लॉन्ग टर्म फंड से पैसा ले रहा हूं मैं, लॉन्ग टर्म फंड से पैसा ले रहा हूं फॉर वर्किंग कैपिटल। और आपको पता है वर्किंग कैपिटल दो चीजों से मिलकर बनता है, करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। इट्स अ टेरिबल मिस्टेक ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन, सॉरी। सो करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी दो चीजें हैं, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। ये दोनों शॉर्ट टर्म होती है, हम जानते हैं, 1 साल 1 ईयर की होती है शॉर्ट टर्म। ये क्या होती है? शॉर्ट टर्म होती है। सो हम शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग कर रहे हैं किससे? लॉन्ग टर्म फंड से। सो सीक इंक्रीज्ड डिपेंडेंस ऑन द लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। तो मैं मेरा डे टू डे का खर्चा, रूटीन खर्चा चलाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं? मैं लॉन्ग टर्म सोर्स से पैसा ला रहा हूं। मैंने जो पहले आप लोगों को बता दिया वो वर्किंग कैपिटल के अलावा, नॉर्मली फॉर द नॉलेज पर्पस वो भी मैं आपको बता देता हूं ताकि आपके मन में क्लैरिटी रहे। देखो, बिजनेस में एक कॉन्सेप्ट चलता है जिसको कहते हैं प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि आपको जो शॉर्ट टर्म एसेट होती हैं वो शॉर्ट टर्म फंड से लेनी चाहिए, और जो फिक्स एसेट होती हैं वो लॉन्ग टर्म फंड से लेनी चाहिए। सो अगर आप लॉन्ग टर्म फंड से शॉर्ट टर्म एसेट ले लेते हो, अगर आप लॉन्ग टर्म फंड से शॉर्ट टर्म एसेट ले लेते हो तो इसे बोलते हैं अग्रेसिव अप्रोच। किससे? लॉन्ग टर्म फंड से शॉर्ट टर्म। और अगर आप शॉर्ट टर्म फंड से फिक्स एसेट ले लेते हो तो भी इसे बोलते हैं अग्रेसिव अप्रोच। एक्सप्लेनेशन वो भी सही था जो मैंने आपको दिया, लेकिन जो क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है वो क्वेश्चन आपसे वर्किंग कैपिटल के बारे में पूछा गया है। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? वर्किंग कैपिटल आपकी शॉर्ट टर्म एसेट है। वर्किंग कैपिटल जो है वो आपकी क्या है? शॉर्ट टर्म एसेट है। तो अगर मैं शॉर्ट टर्म एसेट को लॉन्ग टर्म फंड से लेता हूं तो ये अग्रेसिव फाइनेंसिंग है। अगर इसी क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ लिया जाता, अग्रेसिव अप्रोच कवर्स रिलेटेड टू फिक्स एसेट, अगर यहां क्वेश्चन में कहीं भी फिक्स एसेट दिया जाता आपको तो फिर आंसर ए बनता, क्योंकि क्वेश्चन वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड है, या मुझे ऐसा कहना चाहिए आपके सिलेबस में वर्किंग कैपिटल है, आपके सिलेबस में फिक्स एसेट्स की फाइनेंसिंग नहीं है, इसीलिए आंसर बी होगा। अगर क्वेश्चन में फिक्स एसेट लिखा होता तो आंसर फिर ए हो जाता। हैं ये दोनों ही एग्रेसिव अप्रोच, शॉर्ट टर्म से शॉर्ट टर्म करोगे, फिक्स एसेट को लॉन्ग टर्म से करोगे, इसे कहते हैं कंजर्वेटिव अप्रोच। लेकिन अगर आप उल्टा फाइनेंसिंग करोगे तो इसे बोलते हैं हम अग्रेसिव अप्रोच। तो एग्जाम में वर्किंग कैपिटल के कॉन्टेक्स्ट से जब आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग से शॉर्ट टर्म करना, दैट इज। अगला बताइए, एक फर्म है, इनसफिशिएंट वर्किंग कैपिटल है उनके पास, ट्राइज टू इंक्रीज द सेल्स, उनके पास वर्किंग कैपिटल कम है और वो अपनी सेल बढ़ाना चाहते हैं। इट कैन इजीली ओवर स्ट्रेच द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस, वो जब चाहें वो क्या कर सकते हैं? एक्स्ट्रा पैसा मार्केट से उठा सकते हैं। इसे क्या कहोगे आप? ध्यान रखना, वर्किंग कैपिटल इनसफिशिएंट है और फाइनेंशियल रिसोर्सेज मार्केट से उठाने का मतलब है लॉन्ग टर्म सोर्स से पैसा ले सकते हो आप,
स्ट्रेच का मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म सोर्स इज अवेलेबल। इसे क्या कहेंगे हम? तो मैं कम बेस होने के बावजूद भी हम क्या बोलेंगे? बेस कम है मेरे पास, फिर भी मैं जबरदस्ती सेल बढ़ाना चाह रहा हूं, ओवर ट्रेडिंग बोलेंगे इसे। क्या बोलेंगे हम इसे? ओवर ट्रेडिंग। कोशिश बढ़िया है रेड्डी साहब, विक्रम जी, इट्स गुड ट्राई। हम क्या करेंगे इसको? ओवर ट्रेडिंग, मतलब मेरा बेस कमजोर है, कम बेस पर भी मैं ज्यादा पुश कर रहा हूं अपनी शेल्स को, तो इससे बोला जाता है ओवर ट्रेडिंग। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। और पहले क्वेश्चन का जवाब आप मुझे दीजिए। बताइए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, कोई भी अमाउंट ओवर एंड अबाउट द परमानेंट लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल, जो परमानेंट लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल होता है उसके ऊपर जो वर्किंग कैपिटल कोई भी बिजनेसमैन मेंटेन करता है, वो कोई भी अमाउंट जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल के ऊपर मेंटेन किया जाता है, उसे हम किस कैटेगरी में रखेंगे? तो ये होती है साहब परमानेंट वर्किंग कैपिटल। अब इस परमानेंट वर्किंग कैपिटल के ऊपर, हेलो टू एवरीवन, सभी का स्वागत है बहुत बहुत। परमानेंट वर्किंग कैपिटल के ऊपर जो वर्किंग कैपिटल होती है, या तो इस तरीके का डिजाइन बनेगा, या ये परमानेंट वर्किंग कैपिटल है, और ये बताइए, ये जो वर्किंग कैपिटल है, जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल के ऊपर है, इसे हम क्या नाम देते हैं? जुड़ते जाइए, लाइक करते चलिए सेशन को। अगर कोई भी डाउट आपको ड्यूरिंग द डिस्कशन आए तो प्लीज आप लोग जरूर चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बताइए, इसी को टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं, इसी को फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं, और इसी को वेरिएबल वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं। आंसर क्या होगा? डी हमारा इसमें आंसर होगा। देखिए, ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन आप लोग करेंगे, आपका उसमें फायदा है। सेकंड क्वेश्चन, fill in the blanks varies inversely with the profitability। जैसे जैसे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, ऐसी कौन सी चीज है जो प्रॉफिट बढ़ने पर गिर जाता है और प्रॉफिट गिरने पर बढ़ जाता है? ये आपको बताना है। बताइए आप, लिक्विडिटी, रिस्क, ग्रॉस प्रॉफिट, या नन ऑफ द अबव? क्या लगता है आपको? देखिए, तुरंत वही गलती जो एग्जाम में भी आपसे होगी, रिस्क के साथ आप चले गए, गलत। लिक्विडिटी वो चीज है बिजनेस में, अगर आपके पास लिक्विडिटी ज्यादा है, अगर आपके पास लिक्विडिटी कम है, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा। इसका बेसिक सा लॉजिक है कि आपके पास जो भी पैसा था आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है, आपके पास आइडल कैश नहीं है। लिक्विडिटी का मतलब होता है आइडल कैश रखा हुआ है जो यूज नहीं आ रहा। आइडल कैश रखा है तो उस पर ब्याज लग रहा होगा, जबकि वो कुछ कमा के नहीं दे रहा, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो लॉस मेकिंग है। ऐसे अगर लिक्विडिटी आपकी ज्यादा है तो वो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को गिरा देगा, और लिक्विडिटी कम है तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा देगा, मतलब मेजर अमाउंट आपका बिजनेस में इन्वेस्टेड है। तो लिक्विडिटी इसका आंसर रहेगा। तीसरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए, जुड़ते चलिए, लाइक करते चलिए प्लीज सब लोग, और जवाब देते चलिए। कंजर्वेटिव पॉलिसी, मैंने कल भी ऐसे एक क्वेश्चन को आपको समझाया था जिसमें हम लोगों से आंसर देने में रिवर्स हमने आंसर कल दे दिया था। सो वैसा ही क्वेश्चन है। कंजर्वेटिव पॉलिसी का मतलब क्या होता है? एज अ बिजनेसमैन, जब आप अपने बिजनेस में कंजर्वेटिव पॉलिसी फॉलो करते हो तो आप क्या, किस तरीके से इन्वेस्ट करते हो मार्केट में? बताइए, ट्राई कीजिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हम कंजर्वेटिव चलते हैं, हम रिस्क भी कम उठाते हैं और रिटर्न भी कम एक्सपेक्ट करते हैं। लो रिटर्न में लो रिस्क की तरफ हम इंक्लाइंड इसमें रहते हैं। जुड़ गए हैं तो प्लीज़, बहुत बढ़िया रेड्डी साहब, बिल्कुल बहुत बढ़िया, सही जवाब है। और लाइक करते रहिएगा उसमें,
मिस मत कीजिएगा। फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में क्या शामिल होता है? तो डेरिवेटिव्स की पहले तो आप सिंपल सी परिभाषा समझिए कि डेरिवेटिव क्या भला है। डेरिवेटिव एक ऐसा मार्केट में डील होने वाला ऐसा इंस्ट्रूमेंट है या एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि अपनी खुद की पर्सनल कोई वैल्यू नहीं रखता, वो अपनी पूरी वैल्यू किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट से डिराइव करता है। जैसे कि गोल्ड बॉन्ड, तो गोल्ड बॉन्ड की पूरी वैल्यू गोल्ड की वैल्यू पे डिपेंड करती है, इस बॉन्ड की खुद की पर्सनल कोई वैल्यू नहीं है। ये गोल्ड के प्राइस अगर बढ़ता है तो बॉन्ड का प्राइस भी बढ़ जाएगा, गोल्ड का प्राइस गिरता है तो बॉन्ड का प्राइस भी गिर जाएगा। तो ऐसे फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में शामिल होते हैं फ्यूचर्स। सो डेरिवेटिव्स जो फाइनेंशियल होते हैं, फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस एंड स्वैप्स, ये मेजर हैं जो मार्केट में चलते हैं। देन अगला है बाय हेजिंग अ पोर्टफोलियो। एक पोर्टफोलियो को अगर हम हेज करते हैं, तो अगर आप एक बैंक मैनेजर हैं, आप एक पोर्टफोलियो मैनेजर हैं और आपको कहा गया है कि आप अपने पोर्टफोलियो को हेज कर लो। हेज करने का मतलब होता है रिस्क को सर्टेन करना। तो आप एज अ बैंक मैनेजर इनमें से कौन सी रिस्क को सर्टेन या रिड्यूस करना चाहेंगे? तो याद रखिएगा, एज अ बैंक मैनेजर आप अपनी इंटरेस्ट रेट की जो रिस्क है उसे रिड्यूस करना चाहेंगे। वो तो मैं क्वेश्चन में रिड्यूस बोल गया, बाकी सब में इंक्रीज लिखा हुआ है, तो रिड्यूस वर्ड से ही आपको पकड़ लेना चाहिए कि हम इंटरेस्ट रेट रिस्क को रिड्यूस करने के बारे में यहां बात कर रहे हैं। सो हेजिंग करना चाहते हैं तो आपको अपनी रिस्क को सर्टेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपोजिट पोजीशन लेनी होती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जब आप ऑप्शंस मार्केट में ट्रेड करते हो तो एक तो होती है लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन का मतलब होता है आप बाय कर रहे हो। अगर आपको लगता है कोई सौदा हमने लॉन्ग पोजीशन में किया है और उसमें मुझे लॉस हो सकता है, तो उसके अपोजिट में आपको कौन सी पोजीशन लेनी पड़ती है? शॉर्ट पोजीशन। शॉर्ट को बोलते हैं सेलिंग पोजीशन। तो अगर आपको लॉन्ग पोजीशन में नुकसान होने का चांसेस है तो आप उसे कंपनसेट करने के लिए सेम मार्केट में कौन सी पोजीशन होल्ड करेंगे? शॉर्ट पोजीशन आप होल्ड करेंगे। अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अरे मैंने समझा दिया ऑलरेडी। हेजिंग रिस्क, एक लॉन्ग पोजीशन को हेज करने के लिए अगर आपने ऑलरेडी एक लॉन्ग पोजीशन ली हुई है तो उसे हेज करने के लिए आप मार्केट में कौन सी पोजीशन लोगे? अनादर लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों, न्यूट्रल पोजीशन या नन ऑफ द अबव? अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया आपको, बताइए। और लाइक जरूर करते चलिएगा, आप चाहे लाइव देखें चाहे रिकॉर्डेड देखें प्लीज। हेजिंग रिस्क फॉर अ लॉन्ग पोजीशन, बताइए। लॉन्ग पोजीशन को हेज करने के लिए हमें अपोजिट पोजीशन लेनी होती है जिसे हम कहते हैं शॉर्ट पोजीशन। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कभी ऐसे क्वेश्चनों को न्यूमेरिकल के नाम पे डिफिकल्ट मान लिया जाता है, बहुत आसान है। आपने 1 लाख इंटरेस्ट फ्री फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट 100 रुपए के 110 रुपए के भाव में खरीदे हैं। मतलब आपको लगता है फ्यूचर में रेट बढ़ेगा, तो आपने क्या किया? 110 रुपए में एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट परचेज किया है और जिस दिन उस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का सेटलमेंट होना था उस दिन मार्केट में रेट कितनी है? 106 रुपए। तो आपने सोचा था भाव कितना हो जाएगा? 110, लेकिन कितना रह गया? सिर्फ 106। आपने कितने का खरीदा था? 1 लाख का। जिस दिन खरीदा था उस दिन रेट कितनी थी? 100 की। तो आपने कुल कितनी क्वांटिटी खरीदी होगी? 1000 यूनिट्स। आपने सोचा था 110, अब रेट रह गई कितनी? 106। तो 1 यूनिट पे $4 का आपको क्या हुआ है? लॉस हुआ है। 110 की जगह रेट कितनी रह गई? 106, $4 का लॉस हुआ है इंटू $4, तो कुल टोटल $4000 का आपको क्या हुआ है? लॉस हुआ है। इसमें योर लॉस इज
$4,000। आपने सोचा था रेट 110 जाएगी, लेकिन रेट सिर्फ कितनी रह गई, रेट रह गई आपकी 106। तो $4,000 का आपको इसमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नाउ एक कॉल ऑप्शन है। कॉल ऑप्शन का मतलब होता है बाइंग ऑप्शन। कॉल ऑप्शन का मतलब होता है बाइंग ऑप्शन विच गिव्स द बायर। तो बाइंग ऑप्शन है, अगर आप एक बाइंग ऑप्शन खरीदते हो तो आपको क्या मिलेगा बाइंग ऑप्शन में, राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल। सेल का नहीं मिलता, ये बाइंग ऑप्शन है तो सिर्फ खरीदने का राइट मिलता है। द राइट, इट्स नॉट नाइट, इट्स राइट। It's not right, it's a right. A right but not the obligation to buy the specific quantity of the underlying asset। बिल्कुल, बाइंग कॉल ऑप्शन में आपको हमेशा क्या मिलता है, कॉल ऑप्शन में आपको हमेशा बाइंग राइट मिलता है, कभी भी सेलिंग राइट नहीं मिलता। यहां भी सेल दिया है इसलिए गलत है, यहां भी बाय और सेल दोनों दिया है इसलिए गलत है। इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स का इंडिया में रेगुलेटर कौन है? इंटरेस्ट रेट कब अनाउंस की जाती है? मॉनेटरी पॉलिसी में। और मॉनेटरी पॉलिसी का बॉस कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो बताइए मुझे कि जब भी आप इंडिया में किसी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव के कंट्रोलर की बात करेंगे और इस तरीके के आपको ऑप्शंस मिलेंगे तो आंसर क्या आएगा? आरबीआई। अब यहां एक बात और ध्यान रखना, अगर यहां एक ऐसा ऑप्शन दे दिया जाता ऑल ऑफ द अबव, तो अब आपका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। तो ये ध्यान रखना, इंटरेस्टिंग बात है। एग्जाम में आपको बेवकूफ बनाने के लिए ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन भी दिया जा सकता है। अगर ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन में है तो फिर आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये सभी मार्केट को गवर्न और कंट्रोल करते हैं। बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में करेक्ट है? फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के बारे में इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट करेक्ट है? आप में से हो सकता है कई लोगों को ये टर्मिनोलॉजीज नहीं लगती हो कि सर हमने ये नहीं पढ़ा तो हमें इसका मतलब नहीं समझ में आता। मैंने ये एमसीक्यू सीरीज शुरू करने के पहले करीब 20-25 सेशन किए हैं 10 मिनट 1 मार्क सीरीज वाले। उसका प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएगा ऑलिव बोर्ड के यूट्यूब चैनल पर। वो जो 10 मिनट 1 मार्क वाली सीरीज है, अगर उसको आपने पूरा देख लिया तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट की बेसिक क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। वो 10 मिनट्स वाली सीरीज बहुत काम की है आप लोगों के लिए, वो आपको बहुत फायदा पहुंचा सकती है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है रेड्डी साहब एंड AABEG। इट्स ऑल ऑफ द अबव। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के जैसा होता है, हाईली लिक्विड होता है, क्योंकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होता है। और स्टॉक एक्सचेंज पर आप सुबह 9 बजे से लेके 3 बजे के बीच में कभी भी इस ट्रांजैक्शन को एनकैश करा सकते हो। ये एक्सचेंज पर ट्रेड होता है। ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर। हे गाइस, सो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने समरी रिवीजन को पूरा फॉलो किया होगा और आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस के लिए मुझे मल्टीपल चॉइस क्रैकर्स बैच में ज्वाइन भी कर लिया होगा। अगर आप लोगों को ये समरी अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या ये समरी, कंप्लीट मैकमिलन समरी आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रही या ना रही। लाइक जरूर कीजिए सेशन को, और आप लोग इतने लंबे समय तक मेरे साथ बने रहे इस रिवीजन के लिए, उसके लिए थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। एंड मिलते हैं पेड बैचेस में और ऐसे ही कुछ और क्रिएटिव सेशंस के लिए यूट्यूब पर टिल योर एग्जामिनेशन। गुड लक टू ऑल ऑफ यू। मिलिए मुझे बैच में और हम गारंटी देते हैं कि आपको एग्जाम क्रैक करवा देंगे। थैंक यू।